आर्थिक समीक्षा 2023-24, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हो क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, परेशान होना भी बहुत लाजमी है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आर्थिक समीक्षा के इकोनॉमिक सर्वे के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी की जो इस समय जो कंडीशन है वो कैसी है, निरंतर आगे बढ़ते हुए है। सबसे पहले तो इसको टैगलाइन को, थीम को याद रखिए। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि उसको आप बोलते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMM, इसके वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार, यानी कि जो IMF है ना, इसने आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 जो निकाला है, इसके अकॉर्डिंग वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में कितनी वृद्धि दर्ज की है, तो ये 3.2% की वृद्धि दर्ज की है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी कि ECB ने जून 2024 में, जून 2024 में अपनी बेंचमार्क जमा दर में कितनी कमी की है, तो 1/4 की कमी की है, यानी कि 1/4 की कमी की है। किसने? यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने जून 2024 में अपनी बेंचमार्क जमा दर में, यानी कि जो डिपॉजिट वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में व्यापार पर कितने नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी कि जो व्यापार वगैरह बिजनेस उस पर कितने जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं, लगभग 3000 के आसपास जो प्रतिबंध है वो लगाए गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद है कि आपूर्ति पक्ष पर, ठीक है, 2011-12 की कीमतों पर, यानी कि जो आपका बेस ईयर है वो क्या है, 11-12, इस पर सकल मूल्य वर्धित GVA, यानी कि जो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ये आपका वित्त वर्ष 2024 में कितना बढ़ा है, 2024 में कितना बढ़ा है GVA 2011-12 की कीमतों पर सप्लाई के वाले पक्ष पे अगर देखें तो ये 7.2% है, 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान मूल्य पर, भाई ये जो आपने देखा है ये 2011 की 11-12 की कीमतों पर है, बट अगर वर्तमान मूल्यों पर करंट प्राइस पर देखोगे तो जो आपका ग्रॉस GVA है उसमें कृषि की जो हिस्सेदारी है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितनी आई है, जो कृषि है ना इसकी हिस्सेदारी आपकी आई है 17.7%, यानी कि 17.7%। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि जो उद्योग और सेवा क्षेत्र है, यानी कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इसकी जो हिस्सेदारी है वो 2024 में कितने परसेंट की थी, तो भाई जो उद्योग है ना इंडस्ट्री, इसकी 27.6% है, यानी कि 27.6%, और जो आपका सर्विस सेक्टर है सबसे ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली आप जानते हो हर साल ये सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये आपका 54.7% है, यानी कि 5.54.7% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में कितनी गिरावट आई है, तो इसमें 1.7% की गिरावट आई है, माइनस का मतलब क्या है कि गिरावट आई है, 1.7% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितनी वृद्धि हुई है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितने की वृद्धि हुई है, 70.5% की, यानी कि 70.5% की जो वृद्धि है वो हुई है कॉर्पोरेट बॉन्ड में, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 के अंत तक, यानी कि मार्च 2024 के अंत तक, जब तक आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जो बकाया यानी कि जो बचा हुआ कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसमें कितनी वृद्धि हुई, तो 9.6% की वृद्धि हो गई, यानी कि मार्च 2024 के अंत तक कितनी की वृद्धि हो गई, 9.6% की वृद्धि और हो गई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में जो सकल कर राजस्व है, यानी कि GTR राजस्व यानी कि रेवेन्यू, और ये आपका हो गया सकल यानी कि ग्रॉस, ये आपका हो गया कर यानी कि टैक्स, तो जो GTR है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, 13.4% की वृद्धि का जो अनुमान है वो लगाया गया है, किसमें, GTR में। GTR मतलब आपका ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, 2024 की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का कुल व्यय वित्त वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के 17.5% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने परसेंट हो गया है, ऐसे याद रखो 17.5, ये जो 17.7% था ना, 17.7% से 15% हो गया है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 15% हो गया है, 17.5 ये जो परसेंट के आसपास था, 17.7% था, ये आपका 2021 में हुआ करता था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में उर्वरक और खाद्य सब्सिडी यानी कि फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी में कितने परसेंट की कमी हुई है, तो फर्टिलाइजर की बात करोगे तो 24.6% की कमी हुई है, और अगर आप फूड सब्सिडी की बात करोगे तो इसमें 22.4% की कमी हुई है। इसके बाद बात आती है कि सब्सिडी पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें वार्षिक आधार पर यानी कि एनुअल बेसिस पे कितने की गिरावट आई है, तो 22% के आसपास की गिरावट आई है, यानी कि 22.1% की एग्जैक्ट गिरावट आई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो घटकर कितनी हो गई है, तो 5.4% हो गई है। 2023 में कितनी थी, ये 6.7% थी, 2023 में यानी कि पिछले साल 6.7% थी, अब घट करके मुद्रास्फीति जो खुदरा वाली है वो कितनी हो गई है, 5.4% की हो गई है, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इसके बाद आप बात करते हो GNPA की, यानी कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे आप बोलते हो, तो इसका जो अनुपात है वो मार्च 2024 में घटकर कितना हो गया है, 2.8% हो गया है, यानी कि जो आपका GNPA है ना ये घट रहा है, तो ये मार्च 2024 में जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तब ये घट करके 2.8% हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में जो निर्यात है यानी कि जो एक्सपोर्ट है, किस किस चीज़ का निर्यात आप कर रहे हो, माल और सेवाओं का, यानी कि इसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, इसमें कितनी वृद्धि हुई है, इसमें 0.15% की वृद्धि हुई है, 0.15% की वृद्धि हुई है। अब इसमें पूछा है कि भारत के कुल आयात में कितनी गिरावट आई है, यानी कि भारत जो इंपोर्ट कर रहा है उसमें कितनी गिरावट आई है, कितना कमी कर दी है इंपोर्ट करने में। जैसे पहले मान लो आप 50 किलो गेहूं मंगवाते थे बाहर से, यूक्रेन से मंगवाते थे सपोज, ठीक है,
अब आपके यहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा होने लगा, आपने कह दिया हम 50 नहीं 25 किलो ही मंगवाएंगे, हमें इंपोर्ट नहीं करना। तो वो जो गिरावट की बात है ना, वो ये पूछ रहे हैं कि हम बाहर से जो मंगवा रहे हैं वो हम कितना मंगा रहे हैं। तो इसमें 4.9% की जो गिरावट है वो आपको देखने को मिली है। इसके बाद आप बात करते हो कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, ये वित्त वर्ष 2026 तक यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि जीडीपी का कितने परसेंट तक कम होने की उम्मीद है? 4.5% तक हो जाएगा ये। जीडीपी के कितने परसेंट तक राजकोषीय घाटा हो जाएगा 2026 तक? 4.5% हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चीज है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, यही स्थिरता का मूल मंत्र है। ये जो स्थिरता ही है ना, जो स्टेबिलिटी चल रही है, यही आपका मूल मंत्र है, यही मेन चीज है। अब इससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं, जो जो फैक्ट है, उसको हम देखेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट आयाम है, डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हो कि डायमेंशंस हैं इकोनॉमिक सर्वे की। तो वो चीजें हैं कि मौद्रिक प्रबंधन यानी कि हम कैसे हम जो फाइनेंशियल पूरा है उसको हम मैनेज करेंगे, और वित्तीय मध्यस्थता जहाँ जहाँ तक जहाँ पर भी इंटरफेरेंस करके चीजें बेटर हो सकती है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, उसकी बात की जा रही है। तो अब इसमें चीजें हैं कि भारत का, इंडिया का जो शेयर बाजार पूंजीकरण है यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है शेयर बाजार वाला, वो जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रखता है? तो भाई ये 5वां स्थान रखता है। भारत का जो शेयर बाजार है ना, वो पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में यानी कि जो कैपिटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है जीडीपी रेशियो में, ये वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पे कौन सा स्थान रखता है? तो ये 5वां स्थान रखता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के अनुसार यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार प्रचलन में 2000 रुपए के जो बैंक नोट है, इनका कुल मूल्य 28 जून 2024 तक कितने करोड़ रह गया था? तो इनका जो कुल मूल्य है वो 7,581 करोड़ रुपए रह गया था। इसके बाद है कि 2000 मूल्य वर्ग के कितने परसेंट नोट जो है ना, वो बैंकिंग प्रणाली में यानी कि बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं? 97.87% जो हैं वो नोट वापस आ गए हैं बैंकिंग सिस्टम में 2000 मूल्य वर्ग के, ठीक है, 2000 वाले जो हैं डिनोमिनेशन के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व मनी में 29 मार्च 2024 तक कितने परसेंट की वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है? तो रिजर्व मनी में 29 मार्च 2024 तक कितने परसेंट की वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है? 6.7% की। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मार्च 2024 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो ऋण वितरण है यानी कि जो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 20.2% से बढ़कर कितना हो गया है? 164.3 लाख करोड़ रुपए ये हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का मतलब है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ये मार्च 2024 की बात हो रही है, जो यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर जो है खत्म हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि ऋण वित्त वर्ष 2021 में यानी कि जो कृषि ऋण है यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट वगैरह दिया जाता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13.3 लाख करोड़ रुपए था। अब ये लगभग कितने गुना बढ़ गया है 2024 में, ये आपको बताना है। तो ये 20.7% हो गया है 13.3 से। ये कितना हो गया? कम से कम 1.5 लाख, 1.5 गुना जो है वो बढ़ गया है भाई। 13 से 20 हो गया, मोटा मोटा ऐसे याद रखो, तो ये 1.5 गुना बढ़ गया है। इसके बाद ये है कि जो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इनको ऋण वितरण में यानी कि क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन में जो वृद्धि है, उसको आपातकालीन ऋण संबद्ध गारंटी योजना के तहत, यानी कि एक योजना है, क्या नाम है? आपातकालीन ऋण संबद्ध गारंटी योजना। इसके तहत कितने प्रतिशत ऋण गारंटी के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता द्वारा समर्थित किया गया, यानी कि इसको हम बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी एमएसएमई है ना, इनको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो इसमें जो वृद्धि है उसको हम एक योजना के थ्रू हम उनको समर्थित कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो समर्थित किया गया है उसमें कितने की वृद्धि है? इसमें 100% की वृद्धि है, पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जून 2024 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता पोर्टल पर, यानी कि जो उद्यम पंजीकरण पोर्टल है, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, और जो आपका असिस्टेंट वाला जो पोर्टल है, इस पर कितने करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं? यानी कि जो आप कह सकते हो कि जो बिजनेस है छोटे छोटे, वो पंजीकृत हो चुके हैं, रजिस्टर हो चुके हैं, 4.5 करोड़ हो चुके हैं। किस पर? उद्यम सहायता पोर्टल पर और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर। 3 जून 2024 तक की ये बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 तक भारत की कितने परसेंट जमा राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उनके पास है। भारत की कितने परसेंट जमा राशि? तो भारत की जो 56.9% जमा राशि है, 56.9% जमा राशि है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है। इसीलिए कहते हैं कि भैया पब्लिक सेक्टर जो की जो बैंक है उनमें पैसा रखो, सरकारी बैंकों में पैसा रखो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कुल जमा राशि है, ठीक है, उसका कितना परसेंट हिस्सा उन परिवारों के पास है जिन्हें स्टिकी रिटेल ग्राहक माना जाता है, जिन्हें हम स्टिकी रिटेल कस्टमर बोलते हैं, उनके पास कितना परसेंट है? तो 61.1% जो है वो स्टिकी रिटेल कस्टमर्स के पास है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 तक सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि जो आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसका जो रेशियो है ये घटकर कितना हो गया? ये 2.8 हो गया, जो रेशियो है वो घटकर 2.8% हो गया है। इसके बाद आपको देखना है कि वर्ष 2016 से मार्च 2024 तक, बेसिकली 16 से 2024 की बात कर रहे हैं, 8 साल की, कितने कॉर्पोरेट देनदारों का निपटान किया जा चुका है? कितने जो कॉर्पोरेट देनदार हैं इनको निपटाया जा चुका है? 31,394 यानी कि 31,394 इतने कॉर्पोरेट देनदारों का जो निपटारा है वो किया जा चुका है 8 सालों में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 31 मार्च 2024 तक, यानी कि एकदम जो साल का फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन था, स्मार्टफोन ग्राहकों की जो संख्या है, यानी कि जो मोबाइल फोन यूजर हैं स्मार्ट वाले, ठीक है, स्मार्ट मोबाइल फोन के जो यूजर हैं जिनके पास सैमसंग के अच्छे अच्छे फोन हैं, जिसमें आप मल्टीमीडिया फोन जो होते हैं, स्मार्टफोन जो होते हैं, तो जिनसे आप अभी ये वीडियो भी देख पा रहे हो, तो उनकी संख्या कितनी हो गई है? 116.5 करोड़ से अधिक। मतलब सोचो
इंडिया में जो यूजर है स्मार्टफोन कस्टमर्स जो हैं वो कितने हैं, 116.5 करोड़ से अधिक। तभी तो इतना रील चल रही है, तभी तो इतने शॉर्ट्स चल रहे हैं। इसके बाद आप देखो, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राहकों की संख्या के आधार पर वैश्विक स्तर पर भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र कौन सा स्थान रखता है, यानी कि जो भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र है वो कौन सा स्थान रखता है कस्टमर की संख्या के आधार पर ग्लोबल लेवल पे। ये दूसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पे कौन है भाई, पहले नंबर पे चाइना है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो कि भारत में उधार लेने वाले जो कस्टमर्स की संख्या है बैंकों से जो आप पैसा उधार लेते हो, तो इसमें जो कस्टमर्स की संख्या है ना, तो इंडोनेशिया से लगभग कितने गुना है भाई, 3 गुना है। इंडोनेशिया में अगर 1 लोग ले रहे हैं तो अपने इंडिया में 3 लोग बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक भारत में कितनी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं, तो 213 हैं इसमें। इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2023 तक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के पास यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं इनके पास जो बकाया ऋण वाले कस्टमर्स की संख्या है वो कितनी थी, 575 लाख थी, 571 लाख। इसके बाद आ जाएगा कि माइक्रो फाइनेंस मुख्यतः किस पर केंद्रित गतिविधि है, यानी कि माइक्रो फाइनेंस जो है बेसिकली किस चीज़ पर फोकस करती है, तो ये महिलाओं पर फोकस करती है माइक्रो फाइनेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देगा तो आपको पता होना चाहिए कि महिला आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस के कुल ग्राहकों में से कितने परसेंट महिलाएं हैं। भाई 98, जब महिलाओं पर ही फोकस कर रहे हैं तो फिर 98% उसमें महिलाएं, ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी में जाएगा। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का जो इक्विटी बाजार पूंजीकरण यानी कि जो इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये मई 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, ये 415 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 तक जो IFSC बैंकिंग इकाइयां हैं IBU, इनकी कुल संपत्ति का आकार कितना हो गया, यानी कि इसका जो टोटल जो प्रॉपर्टी का जो आप कह सकते हो उनके जो डेप्थ है वो कितनी हो गई है, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, यानी कि 60 बिलियन यूएस डॉलर। यूएस डॉलर आप ऐसे लिखते हो ना, यूएस या फिर डॉलर, तो ये 60 बिलियन है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ये आ सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पूरे भारत में कितने आयुष्मान कार्ड बनाने का मुकाम हासिल कर लिया है, भाई 34.2 करोड़ लोग हैं। इतने लोगों का सोचो आयुष्मान कार्ड बन चुका है, ठीक है। आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है किस साल की है, ये आपको याद रखना है, 2018 की है या 2019 की है, ये कमेंट में आप जरूर बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कितने परसेंट जो कार्ड धारक हैं वो महिलाएं हैं, तो इसमें जो 49.3% है, मतलब आप कह सकते हो कि कम से कम 34 करोड़ के जो आधे परसेंट से थोड़ा सा कम है वो आपकी महिलाएं हैं, क्योंकि 49% है ऑलमोस्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 और 28 में, यानी कि 24 से लेकर के 28, 24, 25, 26, 27, 28, तो जो 5 साल हैं इसमें हेल्थ बीमा प्रीमियम में, यानी कि जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम है इसमें सालाना यानी कि साल भर में कितने परसेंट की वृद्धि होने का अनुमान है, भाई 9.7% की वृद्धि होने का अनुमान है। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो प्रीमियम होता है ना उसमें जो वृद्धि की बात ये कर रहे हैं 9.7%, ठीक है, 9.7%, क्योंकि हर कोई हेल्थ को लेकर के सिंसियर हो रहा है, गंभीर है। कोविड जब से आया है तब से लोग हेल्थ अपना जो इंश्योरेंस है वो कराने लगे हैं, प्रीमियम वगैरह भरने लगे हैं, वही चीज़ है क्योंकि बढ़ रहा है पैसा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना के तहत कुल आबादी की पेंशन कवरेज जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में है वो कुल जनसंख्या की कितने परसेंट की हो गई है, तो 5.3% की हो गई है, ये आपको याद रखना है। दोनों स्कीम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में बीमा और पेंशन फंड आस्तियों की हिस्सेदारी जो है वो क्रमशः कितने परसेंट है, यानी कि आपको बीमा की भी बतानी है और पेंशन फंड आस्तियों की भी बतानी है। तो जीडीपी में इंडिया में जो बीमा वाली है वो आपकी 19% है और जो पेंशन फंड आस्तियों वाली है वो आपकी 5% है। इसके बाद आप जो देख रहे हो, जो एक नया आयाम देख रहे हो, नई जो डायमेंशन देख रहे हो वो आपकी है बाह्य क्षेत्र की, एक्सटर्नल सेक्टर की। इसमें क्या है, समृद्धि के बीच स्थिरता की, समृद्धि तो हमारी हो ही रही है बाह्य क्षेत्र में, एक्सटर्नल सेक्टर में हमारी ग्रोथ तो हो ही रही है, हम एफ्लुएंट तो हो ही रहे हैं, साथ में हमारी स्टेबिलिटी भी मेंटेन है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 जो देश है ना इसमें इंडिया की रैंक 2023 में कौन से स्थान पर पहुंच गई है, तो इंडिया की जो रैंक है 2023 में 38वें नंबर पर पहुंच गई है। 139 में 138 पहुंच गई है, 139 कंट्री है, 38 पे हम पहुंच गए हैं, किस चीज़ में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। निकालता कौन है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि जो अंकटाड है, अंकटाड जो है ना इसके अकॉर्डिंग इनकी है ये व्यापार एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है, किस चीज़ के ऊपर, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ये जहाँ पर लिखा भी हुआ है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऐसे तोड़ के पढ़ लोगे तो याद रहेगा। जो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी कि जो डायरेक्ट एफडीआई है ये 2023 में कितने घट गया है, 2% घट गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में जो विश्व वस्तु व्यापार के मूल्य में, विश्व वस्तु व्यापार के मूल्य में कितने परसेंट की गिरावट आई है, भाई 5% की गिरावट आई है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी, उभरता हुआ बाजार जहाँ पर बाजार ग्रो कर रहा है, जहाँ पर मार्केट ग्रो कर रहा है, सकल घरेलू उत्पाद के यानी कि जीडीपी के परसेंट के रूप में, यानी कि जीडीपी का कितना परसेंट बाह्य ऋण 2023 में कितना हो गया, यानी कि जो एक्सटर्नल क्रेडिट आपका है ये आपका है 29.8%। 2012 में कितना था, 2012 में ये 26.2% था, बट अगर आप 2024 में देखोगे, 2023 में देखोगे तो आपको 29.8% देखने को मिलता है, तो करीब करीब आप कह सकते हो 3.6% के आसपास बढ़ गया है ये। फिर आप बात करते हो 2023 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में
कितने परसेंट की गिरावट आई है, यानी कि जो वैश्विक व्यापार हो रहा है ना उसमें कितने परसेंट की कमी आई है, 1.2% की कमी आई है। इसके बाद आप देखते हो कि जो वाणिज्यिक सेवाएं हैं, यानी कि जो कमर्शियल आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं, इनके व्यापार में, इनके बिजनेस में 2023 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो इसमें 9% की वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक सेवाएं वगैरह जो है वो ग्रो कर रही हैं, 9% की वृद्धि हुई है। इसके बाद आप देखते हो कि 2023 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं को, यानी कि डिजिटली जो जो सर्विसेज दी जाती हैं उनका वैश्विक निर्यात कितना बढ़ा है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे डिजिटली जो सर्विसेज दी जाती हैं तो ये 9% के आसपास बढ़ गया है, ये भी 9% है, और ये जो ऊपर आपने कॉमर्शियल सर्विसेज का बिजनेस देखा था ये भी 9% था, दोनों 9% है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार की मात्रा 2024 और 2025 में कितना बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रहे हैं तो 2024 में तो ये 2.6% है, 2025 में यानी कि अगले साल ये और बढ़ जाएगी, ये 3.3% हो जाएगी। इसके बाद ये है कि सुएज नहर के जरिए जो वैश्विक व्यापार है उसका कितना भाग संचालित हो रहा है, यानी कि जो सुएज नहर है ना मिडिल ईस्ट की तरफ, ये जो उधर आप जाओगे आप देखोगे तो इसमें दो पोर्ट भी हैं, एक इधर की तरफ पड़ता है एक ऊपर की तरफ पड़ता है जो आपको मेडिटेरेनियन की तरफ खुलता है। तो ये जो ये कह रहे हैं कि सुएज नहर के जरिए वैश्विक व्यापार का, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है उसका कितना भाग ऑपरेट होता है, तो लगभग लगभग 12% जो है ऑपरेट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में, यानी कि ग्लोबल जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उनका जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है, भारत जितना कर रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना आया था, ये 1.8% था, तो ये 1.8% आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण आयात, यानी कि सोना चांदी और कीमती धातु, इनमें कितने परसेंट की कमी देखी गई है, तो इसमें कमी का मतलब होता है माइनस, ठीक है, और 3.5% की कमी जो है वो देखी गई है। इसके बाद हो जाएगा कि माल के निर्यात में, यानी कि एक्सपोर्ट में पूंजीगत वस्तुओं की जो हिस्सेदारी है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितनी हो गई है, 18.9% हो गई है। अच्छा 2023 में कितनी थी, 2023 में ये 16.3% थी, लेकिन अब जो है ये 18.9% हो गई है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका है कि पण्य निर्यात में, पण्य निर्यात यानी कि माल के निर्यात में, यानी कि जो आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो उपभोक्ता वस्तुओं की हिस्सेदारी है, यानी कि जो कंज्यूमर वगैरह है, तो इनकी जो वस्तुओं की हिस्सेदारी है ये 2024 में कितने परसेंट हो गई है, ये 47.5% हो गई है, यानी कि 47.5% हो गई है। भाई ऑब्वियस सी बात है 2023 में ये ज़्यादा थी, ये 48.9% थी, तो ये 47.5 यानी कि थोड़ी सी कम हो गई है, 47.5 हो गई है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका हो जाएगा कि जो भारत का रक्षा उत्पादन है, यानी कि डिफेंस में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये 2023 में कितना हो गया है, 2023 में ये 108,684 करोड़ रुपये हो गया है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 108,684 करोड़ रुपए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 और 2019 के बीच में, यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, ये जो 5 साल है, इसके बीच में भारत यानी कि इंडिया दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक था, यानी कि दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा वेपन को मंगाने वाला था, यानी कि जो हथियार वगैरह हैं, जो वेपन्स वगैरह हैं उनका इंपोर्ट है, तो दूसरे नंबर पे इंडिया है। इसके अब पहले नंबर पे कौन है ये आप कमेंट्स में बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बता सकता हूँ कि इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर के रहते हैं, तो इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, नंबर 1 वही है, सबसे ज़्यादा हथियारों को वही मंगवाते हैं। इसके बाद है कि चाइना के बाद भारत फुटवेयर का कौन सा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है, यानी कि कौन सा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है ये पूछा है, तो सबसे बड़ा तो चाइना है, लेकिन चाइना के बाद कौन है, भारत है, तो भारत दूसरे नंबर पे आ गया कि वैश्विक उत्पादक है सबसे बड़ा फुटवियर का, ठीक है, लोग ही इतने हैं पहनने के लिए। इंडिया की बात करें तो वैश्विक फुटवियर के उत्पादन और वैश्विक निर्यात के कितने परसेंट के लिए उत्तरदायी है, भाई जो वैश्विक फुटवियर का उत्पादन होता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे फुटवियर जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि बेसिकली जो जूते चप्पल बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया की अगर बात करें तो 13% हो रहा है, और जो ग्लोबल लेवल पे जो निर्यात हो रहा है उसका 2.2% जो है वो उसका एक्सपोर्ट करता है इंडिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये है कि सरकार ने कब तक भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है, यानी कि इंडियन फुटवियर और जो लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको कब तक जारी रखने की इन्होंने मंजूरी दी है, 31 मार्च 2026, यानी कि 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है ना जब तक वो चलेगा तब तक इन्होंने कहा है, बेसिकली 3 साल के लिए, मोटा मोटा याद रखो 3 साल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 2022 में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना है, यानी कि स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट करने वाला देश जो है बना है 2022 में दुनिया का कौन सा, तो दुनिया छठा देश है। 2024 में भारत 2014 में भारत 23वें नंबर पे था, और सोचो भारत 2022 में छठे नंबर पे आ गया है, कितनी गजब इंडिया ने ग्रोथ की है, तो डेवलपमेंट तो हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत में स्मार्टफोन का जो निर्यात है वो कुल उत्पादन के कितने परसेंट से अधिक रहा है, 2024 में भारत में जो स्मार्टफोन का निर्यात है, यानी कि जो स्मार्टफोन को आपने एक्सपोर्ट किया, आपने बांग्लादेश को दे दिया, आपने वियतनाम को दे दिया, आपने थाईलैंड को दे दिया, आपने बाकी कंट्रीज को दे दिया, मालदीव को दे दिया, तो ये सब जो चीज़ है जो आपने एक्सपोर्ट किया है ये कुल उत्पादन का कितने परसेंट से अधिक रहा है, तो ये कुल उत्पादन के 31% से अधिक रहा है। इसके बाद हो जाएगा कि वित्त वर्ष 2024 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात कुल निर्यात में कितनी हिस्सेदारी है, जो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स का आप निर्यात कर रहे हो ना, जो इनको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये लगभग लगभग निर्यात में 25% की हिस्सेदारी है, मतलब 1/4 है ये निर्यात का। इसके बाद आप बात करते हो एग्रीकल्चर के फील्ड से, तो कृषि और संबद्ध जो उत्पादन है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं
इनका जब आप माल निर्यात करते हो, इनको जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो इसमें कितनी हिस्सेदारी है? तो इसमें 11% की हिस्सेदारी है। इसके बाद आप बात करते हो कि रासायनिक और प्लास्टिक निर्यात, यानी कि जो केमिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो आपका प्लास्टिक वगैरह का एक्सपोर्ट होता है, इसकी जो हिस्सेदारी है 2019 में 9.4% थी। अब इससे घट करके जो 2024 में कितनी हो गई है? 8.6% हो गई। भाई ऑब्वियस बात है, प्लास्टिक वगैरह पे वैसे भी कम फोकस किया जा रहा है, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करने की बात की जाती है, तो उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी घट गया है, तो ये 8.6% हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल निर्यात में, यानी कि जो टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें जो कपड़ा क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो कितनी रही है? यानी कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये 8% रही है। 2019 में कितनी थी? 2019 में ये 11.4% थी, बट इस समय ये 2024 में 8% हो गई है। इसके बाद आप बात करते हो कि भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट है, उसमें 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? 24वें नंबर पे पहुंच गया है। इसके बाद भारत के पण्य निर्यात में, यानी कि माल जो निर्यात होता है, जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट आप करते हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की जो हिस्सेदारी है वो 2024 में कितनी रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की हिस्सेदारी 6.7% रही है। आपने इंजीनियरिंग की देखी थी 25% है, एग्रीकल्चर की देखी थी 11% है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं की जो हिस्सेदारी है वो 6.7% है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आप बात करते हो कि भारत के ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों का जो निर्यात है, यानी कि एक्सपोर्ट है, किनका किनका? ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का, बेसिकली दवाइयों का, तो ये वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर कितना हो गया? 6.4% हो गया है। भाई दवाइयाँ, आपने देखा होगा वैक्सीन में इंडिया ने कितना गजब काम किया है, तो वही जो दवाइयाँ वगैरह हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, तो इनकी फील्ड में जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया का 6.4% बढ़ गया है। अब इसके बाद भारत का जो वित्त वर्ष 2024 में पण्य वस्तुओं का आयात है, यानी कि जो इम्पोर्ट है, वो कितना कॉन्स्टेंट हो गया है? कितना कॉन्स्टेंट हो गया, कितना कम हो गया है? 5.7%। भाई ऑब्वियस बात है, आयात कम कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस हो गए हैं, सेल्फ सस्टेनेबल वाली चीज़ आ गई है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है। विश्व सेवा निर्यात में ग्लोबल लेवल पे अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जाए, तो उसमें इंडिया के सेवा निर्यात की, यानी कि जो सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें जो हिस्सेदारी है वो 2022 में कितनी हो गई है? 4.3% हो गई है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि भारत अब ग्लोबल लेवल पे कौन सा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, तो भारत 7वें नंबर पे जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस का एक्सपोर्ट करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दूरसंचार कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में, यानी कि अगर टेलीकॉम कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशंस कंप्यूटर और जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इसके अगर एक्सपोर्ट करने की बात की जाए तो दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे नंबर पे है। इसके बाद बात आती है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला किसको संदर्भित करता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन साझाकरण होता है ना, वैश्विक मूल्य श्रृंखला इसी को संदर्भित करता है, इसी के रिस्पेक्ट में है ये। एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में, एप्पल ने अपने वैश्विक आईफोन का कितना परसेंट भारत में असेंबल किया है? यानी कि जो भारत में असेंबल किया जाता है प्रोडक्ट वगैरह, वहाँ से यहाँ आ गए, मेन मेन जो चीज़ें हैं, फिर यहीं पर इसको इंडिया में असेंबल किया गया। तो एप्पल की बात हो रही है, इन्होंने 2024 में अपने आईफोन का कितना परसेंट किया है? तो 14% जो है वो भारत में ही असेंबल हुआ है। इसके बाद मेन चीज़ ये है कि भारत का जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला है, यानी कि जीवीसी, इससे रिलेटेड व्यापार 2010 से 2022 में कितना बढ़ गया है? यानी कि 2010 से 2022 में कितना बढ़ गया है जीवीसी से संबंधित? 4 गुना बढ़ गया है, 4 टाइम बढ़ गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारत की जो जीवीसी भागीदारी है, इसको चलाने वाले जो आवश्यक उत्पाद हैं, उनमें क्या क्या शामिल है? यानी कि जो जीवीसी पार्टनरशिप है ना, इसको कुछ कुछ उत्पाद चला रहे हैं, जो जो रिक्वायर्ड मेन मेन जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं? भाई इसमें कोयला और पेट्रोलियम आता है, यानी कि कोल और पेट्रोलियम है, व्यापार सेवाएं, बिजनेस की जो भी सर्विसेज हैं, केमिकल वगैरह आ जाते हैं, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के इक्विपमेंट है, यानी कि परिवहन उपकरण है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये है कि 2005 के बाद से भारत किस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? तो मॉरिशस के साथ जो है वो व्यापारिक भागीदार जो है सबसे बड़ा रहा है भारत, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत किस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? मॉरिशस के लिए। मॉरिशस के लिए सबसे बड़ा इंडिया है, इंडिया सबसे ज़्यादा मॉरिशस को बांटता है। इसके बाद ये है कि कौन सा देश पिछले 2 दशकों से, यानी कि 2 डिकेड से भारत के शीर्ष 3 व्यापार भागीदारों में शामिल है? तो भाई यूएई जो है ना, वो लगातार भारत के शीर्ष जो 3 व्यापार भागीदार है ना, जिससे भारत 3 लोगों के साथ मान लो बिजनेस करता है, ठीक है, जिनके साथ मेन मेन ट्रेड एंड बिजनेस के काम होते हैं, तो उसमें यूएई जो है ना लगातार 3 साल से बना हुआ है, 2 दशकों से बना हुआ है, तीसरे 3 लोगों में, ठीक है। इसके बाद आपका है कि भारत की जो कुल पत्तन क्षमता है, यानी कि जो पोर्ट कैपेसिटी है, वो 2047 तक, यानी कि 2047, यानी कि जब तक विकसित भारत की बात की गई है, कॉन्सेप्ट जो है विकसित भारत का, तो कितना हो जाएगा कुल पत्तन क्षमता जो है, जो पोर्ट की कैपेसिटी है, तो ये 10,000 MTPA से अधिक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है 2047 तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक कितने जलमार्गों को लागू करना है? जलमार्ग यानी कि जो आपके वाटर वे हैं, 2030 तक की बात हो रही है, तो 23 ऐसे जलमार्गों को चालू करने की बात है, सरकार का लक्ष्य ये है। इसके बाद ये है कि भारत के चालू खाते का प्रमुख घटक क्या है? यानी कि भारत का जो करंट अकाउंट है उसका मेन घटक जो है वो क्या है? तो पण्य व्यापार, यानी कि जो आप माल का जो व्यापार वगैरह जो आप करते हो, बिजनेस करते हो, मेन जो ट्रेड करते हो, वही चीज़ है। इसके बाद है कि सेवा निर्यात के बाद विदेशी वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यानी कि जो सर्विसेज का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसके बाद जो विदेशी वित्त पोषण है, इसका दूसरा सबसे बड़ा जो स्रोत कौन सा है? तो ये आपका रेमिटेंस से आता है, यानी कि विप्रेषण से। इसके बाद बात यह है कि भारत में जो प्रेषित धनराशि है 2024 में, वो कितनी बढ़ी है? वो 3.7% है। मतलब ऐसे समझ लो कि आपका भाई है, अब वो लंदन में है, अब वो वहाँ से पैसे भेज रहा है, तो ये रेमिटेंस हो गया।
ठीक है, तो वही जिस चीज़ कह रहे हैं कि भारत में जो प्रेषित यानी कि भेजी गई धनराशि है वो 2024 में कितने परसेंट बढ़ गई है, तो ये 3.7% बढ़ गई है। भाई आपके घर के ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा पैसा आपको भेज रहे हैं, तो समझ लो 3.7% आपके भैया ने बढ़वा दिया। इस तरह से आप याद कर सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये है कि 2025 तक प्रेषित धनराशि कितना बढ़ने का अनुमान है। 2025 तक ये 4% बढ़ जाएगी, अभी 3.7 है, अगले साल 4% हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दक्षिण एशियाई प्रेषण में यानी कि साउथ एशियाई अगर पूरे रेमिटेंस में आप देखोगे, भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2023 में कितना हो गई है, 64.5% हो गई है। 2022 में ये 63% थी, बट अब 2024 में जाकर के 2023 में जाकर के ये 64.5% हो गई है। यानी कि ये एक साल में आप कह सकते हो कि 1.5% बढ़ गई है, एक साल में 1.5% बढ़ गई है, 1.5% बढ़ गई है। इसके बाद ये है, ये जो रिपोर्ट है इसलिए ये याद रखो कि वैश्विक एफडीआई वर्ष 2023 में घटकर कितनी हो गई है, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पर एफडीआई है ये 2023 में घटकर कितनी हो गई है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। रिपोर्ट का नाम बहुत ज़्यादा याद ना भी रखो तो भी ठीक है, इतना याद रखो कि जो ग्लोबल लेवल पर एफडीआई है 2023 में घटकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुल एफडीआई में जो डिजिटल एफडीआई की हिस्सेदारी है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी हो गई है, यानी कि कुल एफडीआई में जो डिजिटल एफडीआई की हिस्सेदारी है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी हो गई है, ये 69.2% जो है वो डिजिटल एफडीआई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में जो विदेशी ऋण है ये मार्च 2024 में यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो रहा था तो मार्च 2024 के अंत में घटकर कितना रह गया है, 18.7% रह गया है। भाई मार्च 2023 की अगर आप बात करोगे तो ये 19% था, 0.3% और घट गया अगले फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल विदेशी ऋण में जो अल्पकालिक ऋण है यानी कि एक साल तक का जो ऋण होता है वो अल्पकालिक कहलाता है, तो इसकी जो हिस्सेदारी है 2024 के अंत में घटकर कितनी रह गई है, 18.5% रह गई है। इसके बाद बात करते हैं कि मध्यम अवधि का जो परिदृश्य है, जो पर्सपेक्टिव है मिडिल एज का, तो इसमें हम बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का अनुमान है उनके अकॉर्डिंग भारत की जो कामकाजी आयु वर्ग की आबादी है यानी कि भारत की ऐसी आबादी जो काम वगैरह कर रही है, तो ये 15 से 59 साल की जो एज है इसको बोलते हैं वर्किंग ग्रुप। तो ये कब तक बढ़ती रहेगी, तो ये 2044 तक बढ़ती रहेगी, यानी कि अगर मान लो अभी 2024 चल रहा है तो 2044 तक यानी कि अभी 20 साल ये बढ़ती रहेगी। 15 से 59 साल वाली जो एज है ना, इस एज के लोग जो हैं। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का कितना हिस्सा 35 साल से कम आयु का है, तो इसमें जो 65% जो हिस्सा है ना वो 35 साल से कम आयु का है। आई होप आपने अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो 35 साल से कम होंगे, तो वही बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर भी रहे हैं कि 65% के आसपास लोग जो हैं वो 35 साल से कम की एज के हैं, वही जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ भी रही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज से सीधे निकलने वाले दो में से कितने छात्र अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं है। लगभग एक, मतलब कॉलेज से सीधे आप निकले, आपने बीए बीएससी कुछ भी आपने किया या आपने एमए किया, उसके बाद दो में से अगर दो छात्र निकले तो दो में से अभी भी आसानी से रोजगार मतलब आसानी से उन्हें जॉब मिल जाए, अभी भी दो में से एक लोग ऐसा है जिन्हें आसानी से जॉब नहीं मिल रही है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अकॉर्डिंग 18 से 69 आयु वर्ग में यानी कि 18 से 69 एज ग्रुप जो है ना, इसमें मोटापे से यानी कि ओबेसिटी से जूझ रहे जो पुरुषों का प्रतिशत है वो कितना है, तो इसमें ये 22.9% जो पुरुष हैं ये परसेंट है, जो परसेंट है वो 22.9% है पुरुषों का यानी कि मेल में जो ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग है, मैं नहीं कह रहा ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कह रहा है 2019-21 के अकॉर्डिंग। इसके बाद महिलाओं के लिए उन्होंने पूछा कि भाई महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए और ज़्यादा है, ये 24% है, यानी कि अगर मेल में ये चीज़ 22.9% है तो फीमेल में ये चीज़ 24% है। इसीलिए हर किसी को एक्टिव रहना चाहिए, मोटापे से लड़ना चाहिए, मोटापे को दूर करना चाहिए जिन किसी को भी है। इसके बाद है कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में कितना योगदान करता है। एमएसएमई का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के यानी कि इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी में कितना योगदान करते हैं, ये 30% का योगदान करते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यह विनिर्माण उत्पादन में कितना योगदान करता है, तो ये 45% का विनिर्माण उत्पादन में यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में योगदान करता है। इसके बाद आपका इंडस्ट्रीज की बात की जाएगी, तो इसमें जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं दोनों की दोनों अपरिहार्य हैं, मतलब आप इनको इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें याद रखना है कि जो वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि को कितने परसेंट की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.2% की जो आर्थिक वृद्धि है यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसको कितने परसेंट की औद्योगिक विकास दर यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट से डेवलपमेंट ग्रोथ रेट से समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, 9.5% की, 8.2% के साथ में 9.5% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट मिल गई, तो इसको सपोर्ट मिल गया। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले दशक में यानी कि पिछले डिकेड में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है, किसने, विनिर्माण क्षेत्र में 5.2% की जो विनिर्माण क्षेत्र में पिछले दशक में औसत आर्थिक जो वृद्धि है वो हुई है, यानी कि एनुअल लेवल जो ग्रोथ रेट है वो है 5.2%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल बाजार है इसका वर्तमान मूल्य कितना है, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना पूरी, इसका $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, $50 बिलियन की इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल जो मार्केट है, दवाई वाली जितनी भी है। मात्रा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा बाजार है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है इंडिया। इसके बाद बात करते हैं कि जो भारत है ना वो दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता है, कपड़ा बनाने में यानी कि टेक्सटाइल के बनाने में, क्लोथ्स वगैरह जितने भी बनते हैं इसमें दूसरे नंबर पे हैं। इसके अंदर बात आती है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र की वित्त वर्ष 2022 में जो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी है यानी कि ग्लोबल लेवल पे मार्केट में जो हिस्सेदारी है
वो कितनी है? वो लगभग लगभग आप कह सकते हो 3.7% की है। किस चीज़ में? इलेक्ट्रॉनिक के विनिर्माण क्षेत्र में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का जो बेसिकली प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं। इसके बाद आ जाता है कि मई 2024 तक कितने का निवेश दर्ज किया गया है, यानी कि कितने का इन्वेस्टमेंट दर्ज किया गया है। 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो इन्वेस्टमेंट है वो दर्ज किया गया है मई 2024 तक। इसके बाद बात आती है कि 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में से, यानी कि ग्लोबल जो जेनरिक कंपनियां हैं उनमें कितनी भारत आधारित है, यानी कि कितनी भारत बेस्ड हैं, कितनी इंडिया बेस्ड हैं। तो इसमें से 20 में से 8 जो है वो इंडिया बेस्ड हैं। इसके बाद भारत में घरेलू सीमेंट की जो खपत है वो कितना प्रति व्यक्ति है, यानी कि अगर पर व्यक्ति अगर सीमेंट की अगर खपत निकाली जाए, कंजप्शन निकाला जाए कि कितना एक व्यक्ति समझ लो यूज़ करता है या ज़रूरत होती है, तो वो 260 किलो है, 260 किलो सीमेंट। इसके बाद अगर बात की जाए वैश्विक औसतन कितना प्रति व्यक्ति है, अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो ये 540 किलोग्राम है। ठीक है। इसके बाद भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उसमें भारत के इस्पात क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है, यानी कि भारत के जो स्टील वाला जो सेक्टर है इसकी जो हिस्सेदारी है ये 12% की है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में, एमिशन में। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत की जो प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा है, ठीक है, प्राइमरी कॉमर्शियल एनर्जी, इसमें कोयले का जो योगदान है वो कितना है? भाई 55% से ज़्यादा कोयले का योगदान है प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा में। कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन में कुल बिजली उत्पादन का लगभग कितना है? भाई 70% है। मतलब जो कुल बिजली उत्पादन हो रहा है ना उसमें से कोयले से चलने वाली जो बिजली उत्पादन की चीज़ें हैं ना उसमें 70% है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि सरकार ने आयात कम करने के लिए, सरकार ने इम्पोर्ट को कम करने के लिए बाहर से चीज़ें कम से कम मंगवाओ, 2030 तक कितने कोयले को गैसीफाई करने का लक्ष्य रखा है? 100 मीट्रिक टन, यानी कि 100 मीट्रिक टन जो है कोयले को गैसीफाई करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसके बाद बात आ जाती है कि विनिर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति कितनी सीमित है। तो विनिर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की जो उपस्थिति है वो लगभग 7% सीमित है। इसके बाद है कि स्वीकृत, यानी कि इतना एग्रीड है, एक्सेप्टेड है। पेटेंट की जो संख्या है वो 2014-15 में 2000 से 2023-24 में, यानी कि 2014-15 से 23-24 में अगर आप आओगे तो कितने परसेंट बढ़ गया है? तो 17.24 गुना जो है बढ़ गया है स्वीकृत पेटेंट की संख्या, यानी कि जो पेटेंट जिनको मान लिया गया है, जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया है पेटेंट। ठीक है। अब इसके बाद आपको याद रखना है मेन मेन जो चीज़ें हैं, सर्विसेज की बात करते हैं। तो विकास के अवसरों को बढ़ावा देना, यानी कि डेवलपमेंट की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो इसमें आपको देखना है कि जो सेवा क्षेत्र है ये 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल कितने आकार का कितना है? तो ये लगभग 55% है, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है वो 55% है बेसिकली। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात 2022 में दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का कितना प्रतिशत था? वैश्विक स्तर पर, यानी कि ग्लोबल लेवल पे भारत का जो सेवा निर्यात है, यानी कि सर्विसेज का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे 2022 में दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात है, यानी कि पूरी दुनिया अगर वाणिज्यिक सेवा निर्यात कर रही है, यानी कि कमर्शियल लेवल पे अगर सर्विसेज अपनी एक्सपोर्ट कर रही है, तो 2022 में भारत जो है वो किस नंबर पे था? भारत 4.4% कर रहा था। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं कि सेवाओं के निर्यात में, यानी कि डिजिटली जो आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हो वैश्विक स्तर पर, यानी कि ग्लोबल लेवल पे भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2023 में कितनी हो गई? 6% हो गई है। इसके बाद आप बात करते हो कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है इसमें भारतीय हवाई यात्रियों की संख्या, यानी कि जो फ्लाइट लेते हैं बेसिकली कहीं जाने के लिए, वार्षिक आधार पर यानी कि एनुअल लेवल पे कितनी बढ़ोतरी हुई है? 15% लोग बढ़ रहे हैं बेसिकली। इसके बाद ये है कि जो राजस्व अर्जन मालभाड़ा ने, यानी कि जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर, यानी कि अगर आप कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़ दो तो पिछले साल की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने की वृद्धि हुई है? 5.3% की वृद्धि हुई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि महामारी के बाद विदेशी पर्यटकों के आगमन में, यानी कि जो फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आपकी कंट्री में आपकी कंट्री में आते हैं, इंडिया में आते हैं, फिर आपके शहरों में आते हैं, आपके राज्य में आते हैं, तो जो वर्ष दर वर्ष कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 43.5%, यानी कि 43.5% की जो है वो विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में कितने विदेशी पर्यटकों के आगमन को देखा गया था? 92 लाख, 92 लाख लोग हैं जो बाहर से आए थे अपने कंट्री में, विदेशी पर्यटक। इसके बाद है कि देश में 2023 में आवासीय रियल एस्टेट की बिक्री में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? 33% की वार्षिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। किस चीज़ में? आवासीय रियल एस्टेट की बिक्री में। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंडिया के ई वाणिज्य उद्योग का, यानी कि ई कॉमर्स जो आपकी इंडस्ट्री है इसका 2030 तक कितना पार जाने की उम्मीद है? 350 अरब डॉलर, यानी कि जो आप अमेजोन से चीज़ें मंगवाते हो, जो आप फ्लिपकार्ट से चीज़ें मंगवाते हो, मिंत्रा से आप अच्छी अच्छी ड्रेसेज मंगवा लेते हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपकी ई कॉमर्स में आ जाएंगी। तो जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है इसी की बात कर रहे हैं कि 2030 तक ये कितना पार कर जाएगी? तो ये 350 अरब डॉलर पार कर जाएगी। देन फाइनेंशियल ईयर 2024 में सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है? तो 7.6% जो है वो सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने का अनुमान है 2024 में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में, यानी कि भारत जो टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें सेवा क्षेत्र का कितना योगदान, कितने परसेंट योगदान था? 44% जो है वो सेवा क्षेत्र का योगदान था। सेवा निर्यात में, यानी कि सेवाओं के एक्सपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत 5वें स्थान पर रहा है। देन कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में, यानी कि जो कमर्शियल सर्विसेज हैं इनके एक्सपोर्ट में भारत के सेवा निर्यात का लगभग कितना हिस्सा है? 73% जो है वो हिस्सा है। इसके बाद आपको याद रखना है कि देश के पायलटों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 15% जो है वो महिला पायलट है, यानी कि फीमेल है पायलट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में कुल वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस में कितने परसेंट महिलाओं को जारी किए गए? भाई 18% जो है ना वो महिलाओं को जारी किए गए हैं, जो आपकी कॉमर्शियल एयरलाइंस होती हैं, यानी कि जो पायलट के लाइसेंस होते हैं कॉमर्शियल लेवल पे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लाइमेट चेंज और ऊर्जा संक्रमण, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट चेंज, समझौताकारी सामंजस्य। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है, यानी कि एनुअल लेवल पे हर व्यक्ति जो एक कार्बन का एमिशन कर रहा है, वो वैश्विक औसत का कितना है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो एक व्यक्ति कर रहा है उसका कितना है। तो ये 1/3 है, ठीक है, तो 1/3 है, इतना कोई कम भी नहीं है, तो आपको ये समझना है। इसके बाद क्या है कि यूनाइटेड किंगडम ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की बिक्री पर 2030 से प्रतिबंध लगाने के अपने फैसलों को कब तक टाल दिया है, तो 2035 तक टाल दिया है, ये आपको याद रखना है। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग अनुसार जर्मन व्यवसाय देश से बाहर स्थानांतरित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऊर्जा की जो बढ़ती हुई लागत है, यानी कि एनर्जी के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जर्मनी ने अपने कानून में कब तक कोयला संयंत्रों को बंद करने का अंतिम लक्ष्य रखा है? जर्मनी का ये कहना है कि भैया उन्होंने एक अपना कानून बनाया है कि हम कोयला संयंत्र को, यानी कि जो कोल के प्लांट्स हैं, इनको हम 2038 तक बंद कर देंगे फाइनली, अंतिम लक्ष्य है इनका 2038 तक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के जलवायु परिवर्तन पर, यानी कि भारत के क्लाइमेट चेंज पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, यानी कि नेशनल वर्क प्लान है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत की जो नेशनल वर्क प्लान है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये किस साल का है, 2008 का है कि कब का है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछता हूँ। ठीक है, में कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल है? तो इसमें 9 राष्ट्रीय मिशन, 9 नेशनल मिशन जो है वो शामिल है। अब इसमें ये जो 9 राष्ट्रीय मिशन है ना, ये किसके लिए समर्थित है, ये पूछा है कि ये 9 मिशन कौन कौन से हैं। तो भाई इसमें सौर वाला है, यानी कि सोलर वाला, जल वाला है, यानी कि वाटर, ऊर्जा दक्षता वाला है, यानी कि जो आपकी एनर्जी की कैपेसिटी है, इसके बाद में फॉरेस्ट है, इसके बाद में टिकाऊ आवास है, यानी कि सस्टेनेबल हाउसिंग, इसके बाद में टिकाऊ कृषि है, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि हिमालयी जो इकोसिस्टम है, जलवायु परिवर्तन की बात की है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान और मानव स्वास्थ्य, यानी कि एक तो हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, और जो रणनीतिक ज्ञान है जलवायु परिवर्तन के लिए, तो ये आपके 9 मिशन है, इनके ऊपर 9 मिशन ये हैं। ठीक है, 2022 से 24 में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में, यानी कि जो आपकी सोलर एनर्जी, आपकी कैपेसिटी बिल्ड हुई है, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है सोलर एनर्जी के फील्ड में 2023-24 में, इसमें 15.03 गीगावाट बढ़कर 30 अप्रैल 2024 को कितनी हो गई है? तो ये 82.64 गीगावाट हो गई है। पहले कितनी थी? 15.03 गीगावाट थी। अब ये कितनी हो गई है 30 अप्रैल 2024 तक की? 82.64 गीगावाट हो गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2021 में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितनी संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल की है? 40% के आसपास उन्होंने हासिल की है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि ये 45% कर दिया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गैर जीवाश्म ईंधन, ठीक है, बेस्ड जितने भी ऊर्जा संसाधन है, इनसे जो संचयी विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता है, उसका लक्ष्य 2030 तक बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 50% कर दिया गया है। पहले कितना था? पहले 40% था। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 31 मई 2024 तक स्थापित बिजली की जो उत्पादन क्षमता है, इसमें जो गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी है कितनी पहुंच गई है? तो ये 45.4% पहुंच गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 2030 तक वृक्षों और वनों के माध्यम से, यानी कि पेड़ों और फॉरेस्ट के माध्यम से कितना अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि आपने बहुत ज़्यादा पेड़ लगा दिए, बहुत ज़्यादा आपने जंगल लगा दिए, तो जो कार्बन है वो एक एक तरीके से एक गड्ढा बन जाएगा, एक तरीके से एक पिट होगा, एक ऐसे होल सा होगा, उसमें आपका कार्बन जो है उसे जमा होता रहेगा। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो जो ये कार्बन सिंक का है। जिनको पता है वो समझ गए होंगे कि मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें 2.5 से 3 बिलियन टन जो है वो उस कार्बन सिंक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2.5 से 3 बिलियन टन इस टन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2005 से 2019 तक कितना CO2 समतुल्य कार्बन सिंक पहले ही बनाया जा चुका है, यानी कि कितना CO2 के बराबर कार्बन सिंक जो है वो पहले ही बनाया जा चुका है? 1.97 बिलियन टन जो है वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है 2005 से 2019 के बीच में। अब जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है वो किस पर जोर दे रहा है? अनुकूलन पर जोर दे रहा है, एडेप्टेशन पर जोर दे रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के प्रति संवेदनशीलता को, यानी कि क्लाइमेट के प्रति जो सेंसिटिविटी है, उसको कम करने में जो सहायक कार्य हैं उनको क्या कहा जाता है? जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। इसके बाद आपका है कि स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, तो इसमें जो ये एक्ट था मनरेगा वाला, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और जो सौभाग्य योजना है, ये सब आदि किसमें शामिल हैं? तो इसमें अनुकूलन प्रासंगिक कार्रवाई में शामिल है। इसे आपको याद रखना है कि भारत में जो तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है, यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, वो क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल का जो एरिया हो गया, या आपकी केरल हो गए, तमिलनाडु हो गए, ये सब क्लाइमेट चेंज के जो प्रति हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज है। कहीं जैसे मान लीजिए सुनामी आई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं ये कोस्टल एरियाज। ऐसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण अनुकूलन उपाय क्या हो सकता है? आर्द्र भूमि का संरक्षण। अब भाई आपने देखा होगा जो कोस्टल एरियाज है ना, जैसे सुंदरबन वगैरह है, अब वहाँ पर वेटलैंड्स वगैरह होती हैं, तो वेटलैंड वगैरह जो होती हैं, या जो आपके मार्शी लैंड होती है, तो वो सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि उनको अगर आप कंजर्व वगैरह करोगे ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपको बचा करके देती हैं, लाइफ और जान माल की हानि को बहुत बचाती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जो ऊर्जा की जरूरत है वो 2047 तक कितना बढ़ने की उम्मीद है? भाई 2 से ढाई गुना बढ़ जाएगी 2047 तक, जब तक डेवलप कंट्री होने का कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना, तब तक 2 से ढाई गुना जो है ना ऊर्जा की जरूरत, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब आपने देखा होगा लोगों के यहाँ पंखे गर्मी में बंद नहीं होते, एसी की जरूरत भी लोगों की बढ़ गई है क्योंकि गर्मी ही इतनी पड़ रही है, तो ये जो ऊर्जा की जरूरत है ये लगातार बढ़ रही है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैर जीवाश्म बिजली क्षमता की हिस्सेदारी अप्रैल 2014 के लगभग 32% थी, यानी कि 2014 में ये 32% थी, मई 2024 में यानी कि 10 साल बाद कितने हो जाने का अनुमान है, तो ये लगभग 45.4% हो जाने का अनुमान है, यानी कि 32% से 45.4% हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना से 30 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ने और 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष होने की उम्मीद है। तो जो पीएम सूर्यघर योजना है ना, इससे 30 गीगावाट सौर क्षमता यानी कि सोलर कैपेसिटी जुड़ने और 720 मिलियन टन CO2 के समकक्ष होने की उम्मीद है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन के विस्तार के लिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन फ्यूल के एक्सपेंशन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भूमि की उपलब्धता G20 देशों में सबसे कम किस देश में है, तो भारत में सबसे कम है। लैंड की जो अवेलेबिलिटी है G20 देशों में सबसे कम किस देश में है, भारत में है। किस चीज़ के लिए, रेन्यूएबल एनर्जी और स्वच्छ ईंधन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन में क्या एक वैश्विक चुनौती है। नवीकरणीय अपशिष्ट पुनर्चक्रण, यानी कि जो आप वेस्ट होता है ना, उसकी जो आप रिसाइकलिंग करते हो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के लिए किन महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ग्रेफाइट जरूरत होता है, कोबाल्ट जरूरत होता है, दुर्लभ भूमि की जरूरत है, और आपको लिथियम की जरूरत है। लिथियम की बैटरी वगैरह बनती है, आप मालूम है, आपके फोन वगैरह में पड़ती है। इसके अलावा भारत महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए किसमें शामिल हुआ है, तो खनिज सुरक्षा भागीदारी यानी कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसमें भारत शामिल हुआ है। जो खनिज सुरक्षा भागीदारी है, इसमें कितने देश कितनी कंट्री शामिल है, तो इसमें 14 देश शामिल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किन नियमों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा है उसको बढ़ावा दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने किन रूल्स के माध्यम से। जो प्राथमिक जो क्षेत्र है, इसमें जो ऋण दिया जा रहा है, PSL, प्राइमरी सेक्टर में जो आप लैंडिंग वगैरह कर रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, इसको क्या कहा जाता है, इसको भारतीय कार्बन बाजार कहा जाता है, यानी कि इंडियन कार्बन मार्केट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन के लिए, यानी कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एमिशन करने के लिए मूल्य निर्धारण की अनुमति देना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्वैच्छिक कार्बन बाजार का मूल्य कितना है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे स्वैच्छिक जो कार्बन मार्केट है उसका मूल्य कितना है, 1.2 बिलियन US डॉलर से ज्यादा है इसका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने कहाँ पर सोलर टेक्नोलॉजी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र, यानी कि इसकी जो पूरा रिसोर्सेज के हम सेंटर बनाएंगे यूसेज के लिए, सफलतापूर्वक स्थापना कर दी है। इथियोपिया और सोमालिया, 2 कंट्रीज हैं, इथियोपिया और सोमालिया, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड किन देशों के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत और ब्रिटेन के बीच में है ये, एक वर्ल्ड एक सूर्य एक ग्रिड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। बड़े पैमाने पर जो सौर ऊर्जा प्रणाली है, यानी कि जो सोलर एनर्जी सिस्टम है, इनको आपस में जोड़ दिया जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी कि CDRI का उद्देश्य कब तक 3 अरब से अधिक लोगों के पर्यावरण, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, 2050 तक। इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नेतृत्व में, यानी कि इंडिया की लीडरशिप में लचीले द्वीप राज्यों के लिए अवसंरचना किनकी रणनीतिक पहल है, तो आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और छोटे द्वीप विकासशील राज्य, इनकी जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों से सौर ऊर्जा के दोहन के लिए इस परियोजना का मंत्र क्या है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो ये एक बेसिकली इनका एक फिनोमिना है कि भैया सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, तो सोलर एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो मेन जो आयाम है आपका वो है सामाजिक क्षेत्र, यानी कि सोशल सेक्टर, यानी कि कल्याण जो सशक्त करे, यानी कि ऐसा एम्पावरमेंट आप कर रहे हो, ऐसा वेलफेयर आप कर रहे हो, जो एम्पावर कर रहा है, जो आपको एम्पावरमेंट दे रहा है। तो ये सोशल सेक्टर की बात अब हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखते हो कि जो वित्त वर्ष 2018 है और 2024 है, इसके बीच में नॉमिनल GDP किस वार्षिक दर से बढ़ी है, लगभग 9.5% की दर से बढ़ी है। इस दौरान कल्याण व्यय, यानी कि जो वेलफेयर के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है, वो किस वार्षिक दर से बढ़ा है, ये 12.8% है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखते हो कि कौन सा दृष्टिकोण, यानी कि कौन सा पर्सपेक्टिव सरकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन, यानी कि एग्जीक्यूशन और प्रभावशीलता को, यानी कि एफिकेसी को बढ़ाने पर केंद्रित है, सेंटर्ड है, तो नया कल्याण दृष्टिकोण, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं, यानी कि एक तो सेंट्रल सेक्टर और एक है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, यानी कि सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, इनके लिए आउटलुक आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया गया है, तो नीति आयोग के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, तो ये नीति आयोग है, यानी कि नीति आयोग के द्वारा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, यानी कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, इनके लिए आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस साल की है, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अगेन बताइएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिए। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कितने मानसिक विकारों को कवर किया गया है, तो इसमें 22 जो मेंटल कॉमोर्बिडिटी है उनको कवर किया गया है, तो आपको याद रखना है 22 है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले 3 सालों से वार्षिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि जिसको आप CSR बोलते हो, इसका खर्च कितना रहा है? तो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है CSR, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश भर में कितने आंगनबाड़ी के केंद्र संचालित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 13.9 लाख यानी कि लगभग 14 लाख आपके आंगनबाड़ी के केंद्र जो है वो संचालित है। कहाँ पर? पूरे देश भर में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह केंद्र 6 साल से कम आयु के कितने लाभार्थी बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करते हैं? लगभग 8 करोड़ बच्चों को, बहुत बड़ा नंबर है ये, लगभग 8 करोड़ बच्चों को जो कि 6 साल से कम आयु के हैं, ये लाभार्थी बच्चे हैं, बेनिफिशियरीज हैं ये, इनको पूरक पोषण, प्रारंभिक देखभाल जो अर्ली चाइल्ड केयर चाहिए होती है और एजुकेशन वगैरह प्रदान की जाती है इनको, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अनुसंधान एवं विकास में तेजी से प्रगति कर रहा है। ठीक है भाई, आपने देखा ही है, अगर अनुसंधान एवं विकास में यानी कि R&D में अगर डेवलपमेंट ना होती तो फिर चंद्रयान 3 कैसे गया होता। वित्त वर्ष 2024 में इसने कितने पेटेंट प्रदान किए हैं? लगभग 1 लाख जो पेटेंट है वो प्रदान किए हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की सीढ़ी पर व्यावसायिक शिक्षा को यानी कि कमर्शियल जो एजुकेशन है क्रियान्वित करने के लिए किस गैर सरकारी संगठन का मॉडल एक अच्छा उदाहरण है? तो LAHI, ठीक है, लैंड ए हैड इंडिया, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये गैर सरकारी संगठन है यानी कि NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 2014-15 से 10 जुलाई 2024 तक जो ग्राम सड़क योजना है इसके अंतर्गत कितना सड़क निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, यानी कि बेसिकली कितनी रोड बनाई जा चुकी है? तो 15.14 लाख किलोमीटर, 15.14 लाख किलोमीटर इतनी बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 के लिए वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार, इनके डेटा के अकॉर्डिंग, भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट्स में महिलाओं का अनुपात कितना है? तो 42.7% है वो अनुपात है। इसके बाद आप देखते हो कि महिला की जो श्रम शक्ति भागीदारी दर है यानी कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2017-18 में 23.3 थी, ठीक है, इससे बढ़कर 22-23 में कितनी हो गई है? 37% हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, आपको रिपोर्ट आई थी उसके थ्रू ये पता लगा था। 15 से 21 के बीच में ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में कितनी वृद्धि हुई है? भाई 200% की वृद्धि हुई है, मतलब अब गांव में हर किसी के पास इंटरनेट हो रहा है, मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं। 200% की मतलब है, इतना ज़्यादा गजब ग्रोथ है, तभी तो ईजिली आप रील्स देख पाते हो वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा रोजगार और कौशल विकास यानी कि एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी की ओर, गुणवत्ता की ओर। अब इसमें आपको देखना है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार यानी कि जो लेबर फोर्स का सर्वे करवाया गया था उसके अकॉर्डिंग 2022-23 में बेरोजगारी की जो दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो घटकर कितनी हो गई है? 3.2% हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिकों के रोजगार की स्थिति के संदर्भ में, अगर श्रमिकों के रोजगार की स्थिति की बात करें तो जो कुल कार्यबल है उसका कितना स्वनियोजित है? तो ये 57.3% है। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो नियमित वेतन भोगी श्रमिक हैं वो कुल कार्यबल का यानी कि जो जो वर्क फोर्स है उसका कितना है नियमित वेतन भोगी वाले श्रमिक? तो वो 20.9% है। इसके बाद आपका आ जाएगा कि लैंगिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जो महिला श्रम बल भागीदारी दर है यानी कि जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो पिछले कितने सालों से बढ़ रही है? 6 सालों से बढ़ रही है। इसके बाद आप बात करते हो कि जो ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर है यानी कि जो रूरल एरिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2017-18 और 2022-23 के मध्य में कितनी बढ़ी है, मतलब इन सालों के बीच में पूछिए, ये 16.9% बढ़ी है। इसके बाद आप बात करते हो कि वित्त वर्ष 18-19 से 2018-19 से 2022-23 के मध्य यानी कि ये जो टाइम पीरियड है सबसे अधिक रोजगार वृद्धि किन राज्यों में देखी गई है? सबसे अधिक रोजगार वृद्धि यानी कि सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ पर देखा गया है? छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है, याद रखना है, हरियाणा आपके पास में है उसको आपको देखना है, बॉर्डरिंग स्टेट है, और छत्तीसगढ़ है। इसके बाद आप बात करते हो कि ईपीएफओ में वार्षिक निवल पैरोल वृद्धि 2019 की अपेक्षा 2024 में कितनी हो गई है? 2019 से 1924 में यानी कि 5 सालों में ईपीएफओ में जो वार्षिक निवल पैरोल वृद्धि है वो दोगुनी से अधिक हो गई है यानी कि 2x से ज़्यादा हो गई है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि किसकी सहायता द्वारा ये संभव हो सका है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो आई थी ना उसी के द्वारा ये संभव हो सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में शुरू की गई किस योजना ने पूरे भारत में पोर्टेबल खाद्य सुरक्षा प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब क्या है? खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी दी जाती है पोर्टेबल यानी कि इजिली जो हो पाए, मैनेज हो पाए और इधर उधर चीज़ें हो पाए। जैसे मान लीजिए कि आप वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है समझो क्या है कि भाई एक ही आपके पास राशन कार्ड है, आप मान लीजिए बलरामपुर में रहते हैं, अब अगर आप चाहें कि आप बलरामपुर में ही किसी दूसरी तहसील से कि अगर आप वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से अगर आप राशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आपका जो एक राशन कार्ड है ना ये पूरे उसमें चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना ये पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है और खाद्य सुरक्षा तो है ही है, आप राशन दे रहे हो, फूड सिक्योरिटी तो उनको कहीं ना कहीं दे ही रहे हो। तो ये चीज़ है, तो आपको ये याद रखना है, वन नेशन वन राशन कार्ड है 2019 में शुरू हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आप बात करते हो कि 2019 और 2020 में 29 केंद्रीय कानूनों को कितनी श्रम संहिताओं में तर्कसंगत बनाया गया और समामेलित किया गया? 4 थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 4 है, याद रखिएगा। इस समय ईपीएफओ का एग्जाम भी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक श्रम बाजार एक व्यवधान के बीच है जिसे लगातार किसके द्वारा फिर से रूप दिया जा रहा है? चौथी औद्योगिक क्रांति यानी कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो बोला जा रहा है इसे। इसके बाद आप बात करते हो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हो कि अत्यधिक संपर्क में रोजगार भारत में कितना है?
26% जो है वो रोजगार जो है वो भारत में एआई के अत्यधिक संपर्क में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अत्यधिक संपर्क में है, इसलिए तो जॉब और छूटने की बात की जाती है। इसके अकॉर्डिंग फिर क्या है कि भारत में एआई का वर्तमान प्रसार और अनुकूलन अमेरिका, यूरोप और एशियाई टाइगर्स की तुलना में कम है। कैपिटल इकोनॉमिक्स 2024, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था पूछिए कौन सी, फ्रीलांसर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सेल्फ नियोजित यानी कि जो खुद से अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ऑन कॉल वर्कर्स और क्रिएटिव टेक टैलेंट शामिल है। तो इसमें जो गिग अर्थव्यवस्था होती है ना, इसमें ये चीज़ होती है, ये अर्थव्यवस्था का टाइप है गिग अर्थव्यवस्था, उसमें ये चीज़ें होती हैं, फ्रीलांसर हो गया, ऑन कॉल वर्कर्स हो गया, क्रिएटिव टेक टैलेंट हो गया, सेल्फ नियोजित हो गए यानी कि सेल्फ जो एम्प्लॉयड है, इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए। इसके बाद बात आती है 2029-30 तक जो गिग कार्बल है यानी कि जो गिग आपका वर्कफोर्स है, इसके कितना बढ़ने की उम्मीद है, तो 2.35 करोड़ इसका होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी फ्लेक्सी नौकरियां यानी कि जो अनुबंध कर्मचारी हैं लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे, निर्माण और ऊर्जा, बीएफएसआई, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं में है। 60% जो है वो कम से कम इन सेवाओं में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बाजार यानी कि इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग मार्केट है 2025 तक यानी कि अगले साल तक कितना पहुंचने का अनुमान है, $535 बिलियन। 2025 की बात हो रही है, $535 बिलियन की बात हो रही है। एक केयर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परस्पर संबद्ध गतिशीलता किसमें योगदान देती है? भाई लैंगिक समानता को ये बढ़ावा देती है, ह्यूमन डेवलपमेंट को ये बढ़ावा देती है और आर्थिक विकास को यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ये बढ़ावा देती है, जो एक केयर अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। तो इसके बाद आप बात आ जाती है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि आप जो भारतीय उद्योग परिसंघ की बात कर रहे हो, इन्होंने हाल में रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने भारत में किसका अनुमान लगाने के लिए एक मानकीकृत इनपुट मूल्य पद्धति का उपयोग करती है। तो महिलाओं का जो अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य का आर्थिक मूल्य यानी कि जैसे जो वुमेन है, अब वो पूरा घर वगैरह मैनेज कर रही हैं, ठीक है, घरेलू जो भी देखभाल वगैरह संबंधी कार्य कर रही हैं, अब उसको इन चीज़ का कोई पैसा तो मिल नहीं रहा है, उसकी उसको इवन डिवैल्यू किया जाता है, कोई इसकी वैल्यू नहीं की जाती है जबकि वो इतना काम करती हैं। तो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो क्या होगी, इस चीज़ का अनुमान लगाने के लिए पद्धति का उपयोग जो है वो किया जा रहा है। तो ये चीज़ है किसकी है, भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ है। इसके द्वारा महिलाओं के अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य का आर्थिक मूल्य कितना आंका गया है? जो जीडीपी है ना उसका 15 से 17% है, बहुत बड़ी बात है ये, जीडीपी का 15 से 17% महिलाओं के अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य के आर्थिक मूल्य है, ठीक है। समझा मैंने दिया आपको कॉन्सेप्ट क्या बात करना चाह रहे हैं वो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की किस योजना यानी कि योजना पूछिए इस मंत्रालय की के तहत आंगनबाड़ी सह क्रच पहल में संशोधन किया गया है? पालना योजना है, क्रच आप जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद बात आ गई एशियाई डेवलपमेंट बैंक की यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एजिंग वेल इन एशिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यानी कि रिपोर्ट है एजिंग वेल इन एशिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। भारत की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात है 2050 तक कितना अधिक होने की उम्मीद है, तो ये 30% तक हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहल है यानी कि जो क्लीन एनर्जी की पहल है भारत की, इसके तहत 2030 तक 500 गीगावाट की जो गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता है यानी कि बिजली को उत्पादित करने की जो क्षमता है, हासिल करने के लिए कितना लक्ष्य नौकरियां कितनी नौकरियां पैदा हो जाएंगी? तो 34 लाख जो लघु और दीर्घकालिक जो नौकरियां हैं वो पैदा हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनका 2030 तक लक्ष्य है कि हम 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है अवसंरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। इसमें क्या है कि संभावित विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं यानी कि जो जो डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको फिर प्रोत्साहन देंगे, हम उसको मोटिवेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे इन चीज़ें। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025 तक कितना गुना बढ़ गया है? 2.2 गुना बढ़ गया है, आपको याद रखना है। आपने देखा होगा कितने सारे पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, लखनऊ में तो इसमें बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकारों का पूंजीगत व्यय कितने गुना बढ़ा है? 2.1 गुना जो है वो बढ़ गया है। क्या? राज्य सरकारों का पूंजीगत व्यय यानी कि जो खर्चा राज्य सरकार कर रही है ना वो 2.1 गुना बढ़ गया है क्योंकि इन्होंने 2.2 गुना इन सालों के बीच में पूंजीगत व्यय जो है अपना वो बढ़ाया है। अब इसके बाद बात आती है कि जो वित्त वर्ष 2021 से 24 है इसके दौरान राज्य सरकारों एवं संस्थानों को पूंजीगत व्यय के लिए यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, केंद्र सरकार का समर्थन कितने परसेंट बढ़ा है? तो इसमें जो केंद्र सरकार समर्थन देती है ना वो भी कम से कम इन्होंने 31.6% बढ़ा दिया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वित्त वर्ष 2015 से 24 तक 2.4 लाख करोड़ रुपए की लागत से यानी कि जो पैसा आप लगा रहे हो, कितनी सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की सिफारिश की गई है? सार्वजनिक निजी भागीदारी का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि सार्वजनिक निजी भागीदारी से चल रहे हैं यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चल रहे हैं, तो कितने की सिफारिश की गई है? 77 ऐसे हैं। तो आपको याद रखना है लागत इसमें कितनी आएगी? 2.4 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 से 24 यानी कि 10 साल के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई कितने गुना बढ़ा दी गई है? तो जो हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई है 12 गुना बढ़ा दी गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 4 लेन सड़कों की जो लंबाई है कितने गुना बढ़ा दी गई है? 2.6 गुना बढ़ा दी गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे हैं, इनकी जो औसत निर्माण गति है, औसत निर्माण गति ये 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन थी, लेकिन 2024 तक ये कितनी हो गई है? तो ये लगभग 34 किलोमीटर हो गई है। मतलब 11.7 किलोमीटर एक दिन में बना रहे थे, अब ये एक दिन में कम से कम 34 किलोमीटर बना रहे हैं, बहुत बढ़ गई है। तभी तो इतनी जल्दी जल्दी हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में
इंडिया की जो रैंकिंग है 2023 में कितनी हो गई है, 2023 में 38 हो गई है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसके बाद बात करते हो कि वित्त वर्ष 2024 तक कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए हैं, तो 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो प्रदान किए गए हैं 2024 तक 6। इसके बाद बात आती है कि वित्त वर्ष 2024-25 में, वित्त वर्ष 2025 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान करने की योजना है। भाई अगले साल तक एक और बना देंगे तो 7 बना देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 से 24 के बीच में टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 734 सेकंड से घटाकर कितना किया गया है, 14 सेकंड कर दिया गया है। मतलब टोल प्लाजा पर आप जाते हो, गाड़ियों की लाइन लगी होती है, आपको खड़े रहना पड़ता है, तो वो जो वेटिंग टाइम होता है ना वो पहले 734 सेकंड था, लेकिन 14 से 24 के बीच में, मतलब 14 में अगर ये 734 सेकंड था तो 24 में जाकर के ये 14 सेकंड हो गया। बहुत बड़ी बात है, 10 सेकंड से ज़्यादा थोड़ा सा है, आपको तुरंत मौका मिल जाता है, आपका तुरंत फास्टैग के थ्रू होती है चीज़ें और आप निकल लेते हो। इसका तब तक क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से यानी कि स्टेप वाइज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा यानी कि जो आपका नेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में कितने औद्योगिक गलियारों का यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, 11 का। इसके बाद आपका है कि भारतीय रेलवे कितनी लंबी लाइन के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर 1 अप्रैल 2024 तक की रिपोर्ट देखें तो 68,584 किलोमीटर के साथ में भारतीय रेलवे इतनी लंबाई के साथ में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले 5 सालों में रेलवे में जो पूंजीगत व्यय है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 77% की बढ़ोतरी हुई है। ट्रेनें तो फिर भी पलट रही है, वो तो डिटेल तब भी हो रही है, तो एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। 5 सालों में बढ़ोतरी तो उन्होंने दिखाई है 77% की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नयन के लिए, इसको एडवांस करने के लिए, इसको अपलिफ्ट करने के लिए अब तक कुल कितने स्टेशनों की पहचान की गई है। 1324 स्टेशन है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, 1324 है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन 100% विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत यानी कि जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम है उसके तहत भारतीय रेलवे के, इंडियन रेलवे के विद्युतीकरण को यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन को कितने किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। 63,456 किलोमीटर यानी कि 63,456 किलोमीटर यानी कि 96.4% तक बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की जो रैंकिंग है वो 2023 में कौन से स्थान पर है, तो 2023 में 22वें नंबर पर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 किसके तहत मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना है। बेसिकली जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है इनको विकसित करने की योजना है स्टेप वाइज यानी कि चरणबद्ध तरीके से पर्यटन और अन्य पहलों के लिए। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वगैरह है उसका नाम क्या कर दिया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2024 के दौरान कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का संचालन किया गया है। तो 21 ऐसे टर्मिनल भवन है जिनका संचालन किया, कितने हवाई अड्डों पर किया गया, 21 ऐसे हवाई अड्डे हैं जिन पर नए टर्मिनल भवनों का संचालन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वित्त वर्ष 2024 में पीक बिजली की मांग 13% से बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है, 243 गीगावाट हो गई है यानी कि 243 गीगावाट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितने गीगावाट बिजली क्षमता प्राप्त करने को प्रयासरत है यानी कि कोशिश कर रहा है। 500 गीगावाट का प्रयास कर रहा है नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2024 तक यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट देश के अंदर कुल कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। 190.57 गीगावाट जो है वो अक्षय ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता में से अक्षय ऊर्जा की जो हिस्सेदारी है वो कितने परसेंट है। भाई 43% के आसपास जो है ना वो अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में यानी कि क्लीन एनर्जी के फील्ड में 2014 से लेकर के 2023 के बीच में कितने रुपए का निवेश किया गया है, कितने करोड़ रुपए का, तो 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया गया है। नवीकरणीय क्षेत्र में 2024 से 2030 के बीच में भारत में लगभग अप्रॉक्स बताना है आपको, एग्जैक्ट नहीं बताना है, कितने रुपए के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। 30.50 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग आप सकते हो 30-31 के बीच में 30.5 लाख करोड़ रुपए। इसका तो का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2024 तक साल के फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता यानी कि जो आपकी विंड एनर्जी है पिछले 10 सालों के दौरान लगभग 2 गुना बढ़ गई है। ये कितने गीगावाट हो गई है आपको ये बताना था, तो ये 45.89 गीगावाट हो गई है। इसका 45.90 से याद कर सकते हो, 45 का डबल होता है 90, तो 45.90 याद कर सकते हो, उससे आप एक कम कर दो तो 89 हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, ठीक है, इसको 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक कितने चरणों में लागू किया जाएगा, तो इसको 2 चरणों में लागू किया जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुल कितने शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइनें चालू हैं, उसको बोलते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। तो 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइनें चालू है, 27 शहरों में है ये, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद कितनी लंबी लाइन जो है वो निर्माणाधीन है, तो यहाँ पर 939 किलोमीटर की जो लंबी लाइन है वो निर्माणाधीन है यानी कि अभी अंडर प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2030 तक भारत की कितने परसेंट आबादी जो है ना वो शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। 40% से अधिक जो आबादी है ना वो शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी 2030 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तीर्थ और विरासत स्थलों पर, यानी कि आपके जो तीर्थ वाले और जो हेरिटेज वाले जितने भी साइट्स हैं, इन पर पर्यटन के अवसंरचना के लिए, यानी कि टूरिज्म वगैरह के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है। जो प्रसाद योजना है, प्रसाद योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कितने नए स्थलों की पहचान की गई है? 29 नए स्थल या तीर्थों की पहचान की गई है। अब जो विश्व विरासत डे कब मनाते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल को मनाते हैं, बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पास कुल कितनी सक्रिय अंतरिक्ष संपत्तियां हैं? तो 55 सक्रिय यानी कि एक्टिव अंतरिक्ष संपत्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जून 2024 तक देश में मोबाइल टावरों की संख्या कितने लाख है? तो 8 लाख के आसपास जो है वो मोबाइल टावर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 2024 तक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत कुल पूंजीगत व्यय में, यानी कि जो कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें परिवहन क्षेत्र का योगदान कितने परसेंट है? 58% जो है वो परिवहन क्षेत्र का योगदान आ जाता है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र का योगदान पूछा है तो ये आपका हो जाएगा 24%, यानी कि एनर्जी सेक्टर का 24% है, परिवहन क्षेत्र का, ट्रांसपोर्ट वाले का 58% है। इसके बाद आपका आ जाता है क्लाइमेट चेंज और भारत, यानी कि क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से भारत किस तरह से चीजें कर रहा है, क्या चीजें हो रही है। अगले 30 सालों में, कितने सालों में? अगले 30 सालों में हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकता है, हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वैश्विक औसत से यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो एक एवरेज है, उससे कितने गुना तेजी से बढ़ने की संभावना है? 1.5 गुना जो है बढ़ जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि वर्ल्ड लेवल पे अगर मान लीजिए कि कहीं पर 2 रिक्वायरमेंट है, तो इससे 1.5 गुना जो है वो हमारे इंडिया की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर जीवाश्म ईंधनों के स्रोतों के माध्यम से कितने परसेंट विद्युत स्थापित क्षमता को हासिल किया गया है? 40% जो है ना वो विद्युत स्थापित क्षमता को हासिल किया गया है गैर जीवाश्म ईंधनों के स्रोतों के माध्यम से, यानी कि गैर जीवाश्म ईंधनों से बेसिकली। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 और 2023 के बीच में भारत ने लगभग कितने गीगावाट की कुल विद्युत क्षमता को जोड़ा है? तो 100 गीगावाट की जो विद्युत क्षमता है ना, उसको जोड़ा है भारत ने 2017 से 23 के बीच में, 6 सालों में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने परसेंट गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान है? तो 80% तो इसमें गैर जीवाश्म ईंधन ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस देश के पास विश्व की कोबाल्ट आपूर्ति का, कोबाल्ट सप्लाई का लगभग 4/5 हिस्सा यानी कि 80% के आसपास जो है ना वो है? जो आपका डीआरसी है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, ठीक है। तो डीआरसी के पास जो है ना वर्ल्ड की जो कोबाल्ट सप्लाई है उसका लगभग 8/4 हिस्सा जो है, 80% हिस्सा जो है। अब जो जुडिथ सुमिनवा तुलुका है, ये वहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, ये आप बताएंगे। ये जुडिथ वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के साथ आप कर लो, आ सकता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार एक चैट जीपीटी खोज गूगल पर सर्च करने की तुलना में कितनी अधिक ऊर्जा की खपत करता है? 10 गुना जो है खपत करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर डेटा सेंटर से बिजली की जो मांग है वो 2026 तक कितने टेरावाट आवर तक पहुंच सकती है? तो ये 1000 टेरावाट आवर तक पहुंच सकती है, ये आपको याद रखना है, 1000 है बेसिकली। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में यानी कि करंट में सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में, यानी कि सबसे बड़े जो कार्बन एमिटर हैं, उनमें कितने परसेंट अमेरिका, यूरोप और चीन में रहते हैं? तो इसमें जो 85% है ना वो अमेरिका, यूरोप और चीन में रहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने परसेंट उत्सर्जक यानी कि एमिटर अफ्रीका और दक्षिण एशिया के विकासशील देशों में रहते हैं? यानी कि अफ्रीका के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो दक्षिण एशिया के यानी कि साउथ एशिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो उसमें रहते हैं, तो उसमें 10% है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि अब एक अफ्रीकी नागरिक यानी कि एक जो अफ्रीकन सिटीजन है वो हर साल औसतन कितने किलोवाट घंटा की बिजली की खपत करता है? 185 किलोवाट आवर की बिजली की खपत जो है वो करता है हर साल, एक अफ्रीकी नागरिक अगर हम बात करें। इसके बाद बात करें अगर जबकि यूरोप और यूएसए की, तो इनका जो एक व्यक्ति है ना वो हर साल औसतन एवरेज जो किलोवाट घंटा बिजली की खपत करता है ना वो करता है। अमेरिका की अगर आप बात करो, यूरोप की बात करोगे तो उसमें 6500 है, ठीक है, 6500। और अगर आप बात करते हो यूएस की तो वहाँ पे 12700 है। भैया यहाँ पे अफ्रीका में बहुत हालत ख़राब है, आपको मालूम है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और करप्शन से लेकर के रॉबरी और ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत यहाँ पर बहुत आम बात है अफ्रीका में, तो ऐसी कोई वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो खपत है बिजली की वो भी 185 ही है। वो फैक्टर भी इनका ऐसे ही है, लाइफ स्टाइल ऐसी ही है इनकी, इतनी कोई अच्छी नहीं है। बस क्योंकि आप यूरोप में बात करोगे तो यहाँ पर 6500 है, यूएसए में तो फिर 12700 है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचर पत्रिका में, जो नेचर मैगजीन है, उसमें एक जो स्टडीज हुई, एक एनालिसिस हुई, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रमुख फसलों के काटे गए क्षेत्र के कितने परसेंट भाग का उपयोग मानव खाद्य के रूप में किया जाता है? तो केवल 37% जो है ना उसी का यूज़ मानव खाद्य के रूप में, ह्यूमन कंजप्शन के फूड के तौर पर किया जाता है, जो काटे गए जो क्षेत्र होता है उसका नेचर में निकला, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आ जाता है कृषि और खाद्य प्रबंधन, यानी कि जो फूड मैनेजमेंट वाली जितनी भी चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर वाला पूरा पोर्शन है। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि विगत 5 सालों के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हर साल कितने औसतन प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 4.18% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि आपको याद रखनी है, 4.18% की है, स्थिर कीमतों पर है, ये किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न का लगभग कितना परसेंट हिस्सा 2/3 आबादी को फ्री में वितरित कर दिया जाता है? तो 40% जो हिस्सा है ना वो खाद्यान्न का लगभग 40% हिस्सा जो है वो 2/3 आबादी को फ्री में बांट दिया जाता है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। भारत अपने कुल खाद्यान्न का यानी कि टोटल जो भी हमारे यहाँ पर खाद्यान्न है उसका कितने परसेंट हिस्सा निर्यात करता है, यानी कि एक्सपोर्ट कर देता है? मान लीजिए कि आपने गेहूं चावल आपने आपके यहाँ हुआ, आपने पाकिस्तान को दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया, नेपाल को दे दिया, चाइना को दे दिया, भूटान को दे दिया, तो ये जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो ये कितना है? 7% से अधिक है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग कितने परसेंट आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करती है। आजीविका समझ रहे हैं आप, किसी की जो एकदम लाइवलीहुड है, तो आजीविका सहायता प्रदान करती है, तो वो हो जाता है आपका 42.3%। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कृषि क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि जो कृषि वाला सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो देश के जीडीपी में वर्तमान मूल्य पर कितने हिस्सेदारी है इसकी, 18.2% की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 18.2% की हिस्सेदारी है कृषि क्षेत्र की। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल, गेहूं, गन्ना और कपास, कौन कौन से चावल, गेहूं, गन्ना और कपास, इसके साथ में अन्य जो भी फसलें हैं, इनका दुनिया में भारत में कौन सा उत्पादक देश है। भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। चावल, गेहूं, गन्ना और कपास में भारत दूसरे नंबर पे है दुनिया में, उत्पादन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में। अब अच्छा देखो, ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपका ये डेटा हो गया एग्रीकल्चर वाला डेटा करंट का, और ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, इसलिए इसी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ना आना चाहिए, और जब पढ़ा रहे हैं तभी आपको याद में होना चाहिए कि भारत जो है दूसरे नंबर पे है चावल, गेहूं, गन्ना और कपास में, यानी कि गेहूं, चावल, साथ में गन्ना आप खाते हो, साथ में आप कपास, कपड़े बनते हैं आपके यहाँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन कितना है। 328.8 मिलियन टन से थोड़ा सा कम है, तो आप 328 याद कर सकते हो। 328 मिलियन टन से 328 मिलियन टन है खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, 23-24 में। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो 22-23 में खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। मतलब जब 2022-23 की बात करेंगे तो ये 329 था, और उसके बाद में जो आपका 23-24 की आप बात करोगे तो ये 328 है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो कि जो कुसुम और सोयाबीन है, सोयाबीन में ये जो पीला वाला है, इसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी कि एमएसपी, इसमें 23-24 में उत्पादन लागत से कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 52% की वृद्धि कर दी गई है। कुसुम की बात करें, सोयाबीन पीले की बात करें, तो इसमें जो उत्पादन लागत है ना, उसमें इतने परसेंट की वृद्धि कर दी गई है। उत्पादन लागत मान लीजिए 100 रुपये है, तो इसमें 52% की वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तिलहनों का जो कुल कवरेज क्षेत्र है, तिलहनों का जितनी भी तेल वाली है, तो 2023 और 2024 तक कितना हो गया है इनका कुल कवरेज क्षेत्र, 30.08 मिलियन हेक्टेयर। 30 मिलियन हेक्टेयर से आप याद कर सकते हो, सिर्फ 30 भी याद रखोगे तो आंसर मार ले जाओगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014-15 में तिलहन का कुल कवरेज क्षेत्र कितने मिलियन हेक्टेयर था, मतलब पहले की बात कर रहे हैं ये, तो ये 25.60 था। अब लेकिन 2023-24 में जाकर के 25 से 30 हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खाद्य तेल है, यानी कि जो आप यूज़ करते हो, जैसे आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हो, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हो, राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो इसकी जो घरेलू उपलब्धता है ना, ये 15-16 में 86.30 लाख टन थी। 23-24 में कितनी हो गई है, 121 हो गई है। बस इतना याद रखो कि पहले 86 थी, अब ये 121 हो गई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि घरेलू मांग और खपत, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई है डोमेस्टिक, मतलब आपके इंडिया में जो घरेलू मांग और सप्लाई है, यानी कि घरेलू जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई है, उसमें वृद्धि के बावजूद जो आयातित खाद्य तेल का प्रतिशत हिस्सा है, यानी कि जो आप खाद्य तेल, फूड ऑयल जो आप मंगवा रहे हो, जो इम्पोर्ट कर रहे हो, उसका जो प्रतिशत हिस्सा है वो 15-16 में 63.2% था। लेकिन उसके बाद अगर आप बात करते हो तो ये घट करके 22-23 में कितना हो गया है, तो ये आपका 57.3% हो गया है, मतलब घट गया है बेसिकली, जबकि आप इतना ज़्यादा आयात आयात भी कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि क्षेत्र का जो सकल पूंजी निर्माण है, ठीक है, यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन आपका हो रहा है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और सकल मूल्य वर्धित आपका जो हो रहा है, सकल मूल्य जो आपका वैल्यू एड हो रही है, इसके परसेंट के रूप में अगर आप देखो तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण का हिस्सा लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बढ़ रहा है। यानी कि कृषि क्षेत्र का जो जीसीएफ है और जो जीवीए है, इसके परसेंट के रूप में अगर हम देखें तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जो सकल पूंजी निर्माण का हिस्सा है, सकल पूंजी निर्माण का हिस्सा, ठीक है, कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, जीसीएफ और जीवीए के परसेंट के रूप में, तो ये हिस्सा लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है, ये आपको याद रखना, मतलब ये बढ़ रहा है। इसके बाद आपका आ जाएगा कि जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि सकल पूंजी निर्माण, इसके हिस्से के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। भाई जो सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हो रही है ना, उस वजह से ये जो आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, सकल पूंजी निर्माण है, इसका हिस्सा जो है वो लगातार बढ़ रहा है सार्वजनिक निवेश की वजह से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 में कृषि क्षेत्र का सकल पूंजी जो निर्माण है, यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये कितने परसेंट की दर से बढ़ा है, तो ये 19% की दर से ऑलमोस्ट बढ़ा है 2022-23 में। अगर आप बात करो 2016-17 से 2022-23 के बीच में, तो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि सकल पूंजी निर्माण, इसमें औसत यानी कि एवरेज लेवल पे हर साल कितने की ग्रोथ आप देखने को मिल रही है आपको, तो 9.70% की, यानी कि 9.70% की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है, लगभग लगभग आप कह सकते हो 10%। इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2024 तक बैंकों ने, यानी कि बैंक्स ने 9.4 लाख करोड़ की सीमा के साथ कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, 7.5 करोड़ जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो जारी किए हैं, किसने, बैंकों ने। इसके बाद आप बात करते हो 31 मार्च 2024 की, मत्स्य पालन यानी कि आप फिशरीज वगैरह की जो बात करते हो, पशुपालन जो कि एनिमल हस्बेंड्री है, तो गतिविधियों के लिए, यानी कि मत्स्य पालन और पशुपालन की गतिविधियों के लिए कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। तो अगर मत्स्य पालन की बात की जाएगी तो ये 3.49 लाख है, लगभग लगभग आप कह सकते हो 3.5 लाख है। और जब आप पशुपालन गतिविधियों की बात करते हो तो इसमें आपका 34.5 लाख है, मतलब पशुपालन की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आपका आ जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 तक कुल बीमित क्षेत्र जो है ना वो कितना पहुंच गया है, तो 610 लाख हेक्टेयर जो है वो आपका बीमित क्षेत्र जो है वो पहुंच गया है, किसके तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 तक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में मंडियों के द्वारा सेवा प्रदान किया जाने वाला औसत क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो ये 434.48 वर्ग किलोमीटर है। आप इसको मोटा मोटा 434
आप याद कर सकते हो, 435 के आसपास आप याद कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग 2006 वाला जो है, इसने कितने किलोमीटर के दायरे में विनियमित बाजार की आवश्यकता की सिफारिश की है? तो 5 किलोमीटर के दायरे में विनियमित बाजार की आवश्यकता की सिफारिश की है किसने? राष्ट्रीय किसान आयोग ने, 2006 वाला। अब इसकी बात अब की जा रही है कि कृषि विपणन की। कृषि विपणन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कृषि विपणन के क्षेत्र में दक्षता हो सके, इसको बढ़ावा देने के लिए और मूल्य खोज में सुधार करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना को लागू किया है? ई नैम योजना को लागू किया है। कितने परसेंट किसान ई नैम पोर्टल के माध्यम से लेन देन करना पसंद करते हैं? 54% के आसपास जो किसान है वो ई नैम पोर्टल के माध्यम से, इनाम पोर्टल के माध्यम से लेन देन करना का जो प्रोसेस है उसको पसंद करते हैं, आधे से ज़्यादा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 1 मार्च 2024 को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए पात्र कमोडिटीज की सूची को 91 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसको 91 से बढ़ाकर 104 कर दिया है। अब इसके बाद ये है कि सूची में शामिल जो नए कमोडिटीज हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो एप्पल को शामिल किया गया है, काजू है यानी कि कैशू, इसके अंदर आपका लहसुन आ जाएगा, स्किम्ड मिल्क पाउडर आ जाएगा जिससे आप जब कभी दूध वगैरह नहीं होता है तो आप चाय वगैरह बना लेते हो। इसके अलावा सफ़ेद मक्खन आ जाएगा, मौसम प्लस संस्कृत नकदी उत्पाद आ जाएंगे यानी कि सीजन के हिसाब से प्रोसेस्ड जो कैश प्रोडक्ट्स हैं वो वाले आपके आ जाएंगे। देन प्रसंस्कृत बांस उत्पाद यानी कि प्रोसेस्ड आपके जो बांस के प्रोडक्ट्स हैं बैम्बू के वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना के तहत 10 जुलाई 2024 तक कितने किसानों की बात की जा रही है कि कितने 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। तो 11 करोड़ से अधिक जो किसान है ना उनको ये किया जा चुका है। कब तक? 10 जुलाई 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 7 जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत कितने किसानों ने इस योजना के तहत नामांकन किया है? तो 23.41 लाख, मतलब मोटा मोटा आप याद रख सकते हो 23.5 लाख जो है तो किसानों ने इसमें नामांकन किया है, अपना नॉमिनेशन जो है वो कर रखा है, रजिस्ट्रेशन इसमें कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऊपर जिसके बारे में बात की है, इसके तहत किन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है? यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी की आप दे रहे हो वो कितने परिवारों को दे रहे हो? जो सबसे कमजोर किसान परिवार है ना उन्हें सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत। इसके बाद आप बात करते हो कि 2014-15 से 2023-24 तक के बीच में जो कृषि का यंत्रीकरण है यानी कि एग्रीकल्चर में जो मशीनाइजेशन जो हो रही है, मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है, उस पर उप मिशन के तहत आवंटित कुल धनराशि कितनी थी? तो जो आवंटित कुल धनराशि है वो 7.26 हजार करोड़ रुपए है, लगभग आप याद कर सकते हो 7.3 है, 7.25 है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण भारत में यानी कि इंडिया में वर्षा आधारित चावल की जो पैदावार है यानी कि पानी बेस्ड है चावल, आपको मालूम है, धान वगैरह, तो इसकी जो पैदावार है ये 2050 में और 2080 के परिदृश्यों में अगर हम देखें तो कितने परसेंट घटने का अनुमान है? तो अगर 2050 की बात करें तो ये 20% घट जाएगी, 2080 की बात करें तो ये 47% घट जाएगी। इसके बाद बात कर रहे हैं कि सिंचित चावल यानी कि जो ऐसा चावल जिसको उत्पादन जो है करने के लिए सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसकी पैदावार 2050 और 2080 में कितने परसेंट घटने का अनुमान है? भाई सिंचाई वाले चावल का जो है वो 3.5% तक कम हो जाएगा और 2080 में जो आपका सिंचित चावल है वो 5% तक इसकी घटने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाए जलवायु परिवर्तन के कारण यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण गेहूं की पैदावार में 2050 और 2080 के परिदृश्यों में कितने परसेंट की कमी आने का अनुमान है? जैसे आपने अभी ऊपर चावल का देखा था ना, यहाँ पर सिंचित चावल का देखा, उसके पहले चावल का देखा, अब यहाँ पर ये गेहूं का पूछ रहे हैं। तो अगर 2050 की बात की जाएगी तो इसमें 19.3% है और अगर आप 2080 की बात करोगे गेहूं की तो इसमें 40% है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने की जो घटनाएं हैं 2023 की अवधि में पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट कम रही हैं? 24% रही हैं। अवेयरनेस वगैरह भी बहुत फैल रही है। तो दिवाली के आसपास आपने देखा होगा कि जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाई जाती है तो 2023 के से अगर कंपैरिजन करें पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट कम रही है? 24% कम रही है। डिजिटल कृषि मिशन ये 2021 से 2025 के बीच में है, डिजिटल कृषि मिशन। अब इसके उद्देश्य क्या है ये पूछा है, यानी कि 2021 से 2025 के बीच में चलने वाले जो डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य क्या क्या है? एआई, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन आदि जैसी जो उन्नत तकनीकें हैं, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग जानते हो आप, और इसके अलावा ड्रोन वगैरह। तो इससे ये सब जो एडवांस टेक्निक्स है ना इनके माध्यम से कृषि को, हमें एग्रीकल्चर को आधुनिक बनाना है, मॉडर्न बनाना है, मॉडर्नाइजेशन करना है हमें इन सब का। एआई का यूज़ करो, रिमोट सेंसिंग का जितना यूज़ कर सको करो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह का और ड्रोन वगैरह का जितना हो सके यूज़ करिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल जीवीए स्थिर मूल्यों पर पशुधन का जो योगदान है वो 2014-15 में अगर 24.32% था तो 22-23 में कितना हो गया है? तो ये 24 से 30 हो गया है, मोटा मोटा ऐसे आप याद कर सकते हो पशुधन का योगदान यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पशुधन। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 2022-23 में पशुधन क्षेत्र ने कुल सकल मूल्य वर्धित में यानी कि जीवीए में पशुधन क्षेत्र ने जीवीए में कितने परसेंट का योगदान दिया है? तो भाई 4.66% का यानी कि 4.66% का योगदान जो है वो पशुधन क्षेत्र में दिया है, जीवीए में, पशुधन में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत ने 2022-23 में कितने टन का रिकॉर्ड मछली का उत्पादन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। 17.54 मिलियन टन, आपको इसको लगभग लगभग 17.5 याद कर सकते हो, 17.5 मिलियन टन जो है ना ये मछली का उत्पादन है जो भारत ने किया है 2022-23 में।
भारत वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे नंबर पे है, याद रखना। इतना कोई कम भारत का नहीं है ना, इसीलिए भारत तीसरे नंबर पे है। इसके बाद आप याद करोगे कि वैश्विक मछली उत्पादन में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो मछली का उत्पादन किया जाता है ना, उसमें भारत का योगदान कितना है? भारत तीसरे नंबर पे है, भारत 8% करता है। 2022-23 के दौरान कितने फसलों की 347 किस्में जो है वो जारी की गई हैं? तो इसमें 44 ऐसी फसलें हैं जिनकी 347 किस्में जारी की गई हैं। फसलें कितनी हैं? 44 हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसके संगठित क्षेत्र में, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कुल रोजगार में कितना परसेंट हिस्सा है इस चीज़ का? तो ये 12% के आसपास है। कुल रोजगार में जो टोटल आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसके ऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना हिस्सा है? 12% के आसपास है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 के दौरान जो प्रोसेस्ड खाद्य निर्यात सहित कृषि खाद्य निर्यात है, यानी कि जो भी खाने आने की चीज़ें जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो प्रोसेसिंग वाली, उसको मिलाते हुए जो कृषि खाद्य निर्यात है, यानी कि एग्रीकल्चर की जितनी भी आप चीज़ें जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो, उनका जो मूल्य है ना वो 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, यानी कि यूएस डॉलर का, मोटा मोटा आप कह सकते हो 46.5, ठीक है, 46.5। तो ये भारत के कुल निर्यात का लगभग कितने परसेंट है ये पूछा है, यानी कि भारत जो टोटल निर्यात कर रहा है ना उसका कितना परसेंट था? तो ये 11.7% था। इसके बाद अगर आप बात करते हो प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा, यानी कि जो भी चीज़ें आप खाने की निर्यात कर रहे हो उसमें जो प्रोसेस वाली हैं, तो 2017-18 में ये 14.9% था। 22-23 में बढ़कर कितना हो गया? 23.4% हो गया। मतलब 14.9 मतलब ये था ऑलमोस्ट 15, 23.4 से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 23.5। तो ये आपका ऑलमोस्ट 10% बढ़ गया है, 10-9 के आसपास बढ़ गया है, 15 से 24 हो गया है, 9 के आसपास बढ़ गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर, यानी कि ग्लोबल लेवल पे दूध का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा देश है? भारत है। दूध बहुत है यहाँ पे, आराम से आप रात में पियो। इसके बाद है कि फलों, सब्जियों और चीनी के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कौन सा है? भारत दूसरे नंबर पे है। भारत चीनी के मामले में सेकंड नंबर पे है, भारत फलों सब्जियों के मामले में सेकंड नंबर पे है। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑपरेशन ग्रीन का दायरा। तीन फसलों में कौन कौन सी है? टमाटर है, प्याज और आलू है, सबसे बेसिक। इनसे बढ़ाकर कितनी खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है? तो जो ऑपरेशन ग्रीन का दायरा था ना वो पहले 3 फसलें थी, टमाटर जल्दी खराब हो रहा है, प्याज हो रहा है, आलू हो रहा है, तो अब कितनी फसलें बढ़ा दी गई हैं? अब ये 22 कर दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें कितने फल, सब्जियां और झींगा शामिल है? तो इसमें 10 तो फल हैं, 11 सब्जियां और एक इसमें समुद्री झींगा है। एक समुद्री झींगा को इसको आप हटा दो, अलग कर दो पहले, और 10 फल हो गए, 11 सब्जियां हो गई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 से अगले 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने लाभार्थियों को फ्री में, मुफ्त में खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा? तो लगभग लगभग आप कह सकते हो 81.5 करोड़ जो लोग हैं इनको किया जाएगा। 81.35 ये एग्जैक्ट नंबर है जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपका ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना ये भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपका अच्छा लगा होगा। आपका यहाँ से जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तैयार हो चुका है, बजट भी तैयार हो चुका है। वीडियो ना दिखाओ तो बजट वाला देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा लगेगा मुझे कि जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो भी हेल्प मैं करना चाह रहा हूँ, वो आपके कम से कम काम आ रही है। मेरा भी थोड़ा सा मोरल बूस्ट होगा। थैंक